हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस के एक और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। मतलब कि जो आपका कंप्यूटर साइंस का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो उसी के लिए जो है मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को डिजाइन कर लिया है, जिसमें कि जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। मतलब कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर मैंने डिजाइन करा है, मतलब कि जो प्रैक्टिस सेट मैंने डिजाइन करा है, ये बिल्कुल जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसी तरीके से डिजाइन करा है, जिससे कि जो आपकी बोर्ड की तैयारी हो पाए। मतलब कि वैसे ही पैटर्न पर मैंने डिजाइन करा है। तो सैम्पल पेपर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। जो सीबीएसई ने प्रोवाइड करा था सैम्पल पेपर, उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मेरे चैनल पे अवेलेबल है उस सैम्पल पेपर के वीडियोस। लेकिन आज के इस वीडियो में जो है हम दूसरे प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने खुद डिजाइन करा है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं, जिससे कि जो आपकी बोर्ड की तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपके एग्जाम तक जो है आपको इसी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे, रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। और आपके एग्जाम के लिए जो भी जरूरी चीज़ें होंगी वो सारी यहाँ पे मैं अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए को। तो सेक्शन ए में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब कि यहाँ पे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो कि वैलिड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, क्वेश्चन मार्क जो है वो आपका कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं होता है, और लेस देन जो है वो आपका रिलेशनल ऑपरेटर होता है। इसके अलावा एंड जो है वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डबल स्टार का जो साइन है, ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। मतलब कि ये जो एक तरीके का है अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो इसका आंसर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें पूछा गया है, व्हाट कीवर्ड वुड यू यूज टू ऐड अल्टरनेट कंडीशन टू एन इफ स्टेटमेंट। भाई, इफ स्टेटमेंट के लिए अगर आपको अल्टरनेट कंडीशन ऐड करनी है तो आप किस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं एल्सिफ, एल्सिफ में स्पेस है, फिर एल्सिफ है, फिर एलिफ है, और फिर है नन ऑफ दीज। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा एलिफ। एलिफ से हम क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को ऐड करते हैं। मतलब कि अल्टरनेट कंडीशन आप लगा सकते हैं एलिफ स्टेटमेंट की हेल्प से। बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। तो थर्ड वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड पाइथन इफ स्टेटमेंट। मतलब कि यहाँ पे कुछ इफ स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा वैलिड है। अब देखिए यहाँ पे वैलिड कौन सा होगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आप सही कर लेना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो ए वाला है इसमें कॉलन लगे हुए हैं, और बाकी में यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ नहीं है। तो कॉलन वाला जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी आपके कॉलन लगे हुए होते हैं तो आपकी बॉडी डिफाइन हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वुड बी जनरेटेड इन गिवन लाइन ऑफ कोड। मतलब कि यहाँ पे जो कोड दे रखा है, इससे कौन सा जो है आपका सीक्वेंस जनरेट होगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज 5,0 -2। मतलब कि 5 से 0 तक की रेंज है, और -2 की क्या हो रही है, स्टेपिंग। तो पहले 5 आएगा, 5 के बाद में क्या होगा, -2 की स्टेपिंग होगी, तो क्या जाएगा 3 आ जाएगा, और उसके बाद में क्या जाएगा 1। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, सी आंसर जो है करेक्ट आंसर इसका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसमें पूछा गया है, नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पाइथन प्रोग्राम आर। मतलब कि पाइथन में डिफरेंट पार्ट को जो हम नेम देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने आइडेंटिफायर, फंक्शंस, कीवर्ड, लिटरल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आइडेंटिफायर। क्योंकि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, किसी भी फंक्शन के कोड को दिया गया नाम। मतलब कि चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो फंक्शन का नाम हो, किसी भी चीज़ को अगर आप कोई नेम देते हैं तो वो क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। तो इस तरीके से पाइथन में जो प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट होते हैं उनको हम जो भी नेम देते हैं वो क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर कहलाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्केप सीक्वेंस फॉर अ न्यू लाइन कैरेक्टर। भाई, न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज होता है। तो ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं। ए है /A, बी है /T, और सी है /N, एंड डी है /B। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। /N जो है वो क्या होता है, आपका न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। मतलब कि यहाँ पे जो कोड दे रखा है इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका आउटपुट देखिए क्या होगा, एरर आएगा इसमें। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, और 1 और 2 के बीच में स्पेस दे रखा है, फिर एरर है, और 4th है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए एरर कैसे आएगा, एरर ऐसे आएगा क्योंकि जो x है वो कैसा है, इंटीजर टाइप का है, और x को जो है यहाँ पे इटरेट करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए इंटीजर टाइप की वैल्यू को आप इटरेट नहीं कर सकते। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम इटरेशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंसेस की करते हैं। लिस्ट की कर सकते हैं, स्ट्रिंग की कर सकते हैं, टपल की कर सकते हैं, या फिर आप डिक्शनरी की भी
कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर वैल्यू को आप किसी भी तरीके से इटरेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसमें पूछा गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। मतलब कि यहाँ पे जो पाइथन स्टेटमेंट दे रखी हैं इनका क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शंस आपके सामने 12.0, 13.0, 14.0, 15.0। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 15.0। और किस तरीके से होगा देखिए, यहाँ पे x के नाम से क्या है, एक नेस्टेड लिस्ट है। तो पहले वाली लिस्ट में ये वैल्यू है और दूसरी वाली लिस्ट में ये वैल्यू है। मतलब कि ये एलिमेंट है दूसरी वाली लिस्ट में और ये है पहली वाली लिस्ट में। जो नेस्टेड लिस्ट है उसके जो अंदर एलिमेंट है तो वो लिस्ट टाइप के हैं। तो वहाँ पे इस तरीके से एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि बाय में क्या स्टोर करो, x का फर्स्ट इंडेक्स, और फर्स्ट इंडेक्स में जो लिस्ट दे रखी है उसको कौन से इंडेक्स करो, 2 इंडेक्स को करो। तो फर्स्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होगा, इस एलिमेंट को मिलेगा 0 और इसको मिलेगा 1। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मतलब कि ये बात कर रहा है इस वाले लिस्ट की। तो इस लिस्ट में भी कौन सा बोल रहा है, सेकंड वाला इंडेक्स। तो सेकंड इंडेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होगा, 0 इंडेक्स ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो मतलब कि 15 आपका आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे बाई को प्रिंट करा जा रहा है तो आउटपुट आपका 15 आ जाएगा। मुझे लग रहा है क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है इन्होंने आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इसका जो है आपको आउटपुट बताना है और ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे दे रखे हैं। तो इनमें से कौन सा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से वैल्यू दे रखी है और देखिए कर्ली ब्रेसेस में है। तो एक तरीके से कह सकते हैं क्या है, सेट है। और दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे की वैल्यू के पेयर में क्या है, वैल्यूज दे रखी हैं। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं डिक्शनरी आपकी दे रखी है। और थर्ड की अगर हम बात करें तो ऐसी डिक्शनरी है जहाँ पे कि एलिमेंट कैसे हैं, लिस्ट टाइप के हैं। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, डिक्शनरी है और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, टपल टाइप के हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। मतलब कि डिक्शनरी आपकी आएगी। और क्यों आएगी ऐसी डिक्शनरी, देखिए यहाँ पे क्या है, टी के नाम से टपल है और यहाँ पे डी के नाम से क्या है, एम्प्टी डिक्शनरी है। तो यहाँ पे लूप लगाया गया है फॉर आई इन रेंज 1,5। 1,5 की रेंज में ये लूप चल रहा है। और इसके बाद में यहाँ पे डी में रखा जा रहा है आई। मतलब कि यहाँ पे जो 1 आ रहा है वो तो क्या हो जाएगी, की हो जाएगी। और यहाँ पे i-1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात कर रहा है टी की। तो मतलब कि यहाँ से इन एलिमेंट्स को उठाए तो ये वाला पार्ट की बन जाएगा और ये वाला पार्ट क्या बनेगा, उसकी वैल्यू बन जाएगा। तो इस तरीके से बी वाली जो डिक्शनरी है वो आपकी फॉर्म हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये आंसर आ रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि यहाँ पे जो कोड दे रखा है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा एरर। अब एरर क्यों मिलेगा, देखिए एरर इसलिए मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो और उसमें देखिए प्लस क्या करा जा रहा है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू जो है प्लस की जा रही है। तो जब मैंने आपको स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग को जब आप ज्वाइन करते हैं तो या तो दोनों स्ट्रिंग हो या फिर दोनों क्या हो, आपके नंबर हो, तभी क्या होगा उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। अगर दोनों नंबर होंगे तो क्या होंगे, वो ऐड हो जाएंगे और दोनों स्ट्रिंग होंगे तो क्या होंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका एक स्ट्रिंग वाला पार्ट है और एक आपका इंटीजर वाला पार्ट है तो उस केस में आपको एरर देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दे रखा है और बोला गया है कि इस एक्सप्रेशन को अगर आप इवैल्यूएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएंगी। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम इवैल्यूएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएंगी आपकी 738। और ये किस तरीके से आएंगी, देखिए इसको इवैल्यूएट करने के लिए आपको सबसे पहले तो जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है और कौन से की कम होती है। मतलब कि सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो जो ऑपरेटर के प्रेसिडेंस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है। और साथ ही साथ जो है आपको ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी के बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए सेम प्रायोरिटी के 2 ऑपरेटर आते हैं तो उसको लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करेंगे या राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी जो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर किसी बच्चे को बेसिक सा बोर्ड मास का रूल पता होगा तब भी जो है मुझे लगता है इस क्वेश्चन को वो सॉल्व कर लेगा। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है आपका ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व होगा। अगर बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग भी देखें तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट वाला पार्ट जो है सॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब कि 9 यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें प्रायोरिटी की तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की है। मतलब कि जो डबल स्टार के साइन लगे हुए हैं इनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब भी जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा बार आया होता है तो इसको जो है इवैल्यूएट करते हैं राइट टू लेफ्ट। मतलब कि पहले राइट वाले को करेंगे, मतलब कि इसको पहले इवैल्यूएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। मतलब कि 4 हो गया।
फिर इसके बाद में इसको इवेल्यूएट करोगे तो 3 की पावर 4 हो गया। अब 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, तो 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 81। यहाँ पे हो जाएगा आपका 81, इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ 81। और 81 जब आपका यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, इंटू है, तो इंटू करेंगे अगर हम, मतलब कि 9 में इंटू कर दो इस तरीके से 81, तो कितना आएगा यहाँ पे करके देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 729, मतलब कि 729 आपका यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएंगी वैल्यू, मतलब कि इसमें 6 प्लस कर दो, तो 6 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जोड़ के देख लीजिए, यहाँ पे कर देते हैं 6 प्लस, ये हो जाएगा 735, और 735 में लास्ट में बचा है यहाँ पे 3, तो इसको भी प्लस कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 738। तो इस तरीके से ये जो हमारे यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये कैलकुलेट हुआ है। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आपके ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई होता है और कौन से का लो होता है, और उनकी एसोसिएबिलिटी क्या होती है। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। इस कोड के आउटपुट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में दे रखे हैं, ऑप्शन में दे रखा है टाइप इंट, क्लास टाइप, एरर और क्लास इंट। तो इसका आंसर आएगा बी, मतलब कि क्लास टाइप। और किस तरीके से आएगा देखिए, समझाता हूँ मैं। यहाँ पे इंट है, तो इसका टाइप जब हम चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंट आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा टाइप इंट। अब इसके ऊपर फिर टाइप लगा हुआ है, तो टाइप का जब हम टाइप चेक कर रहे हैं तो क्या बताएगा, ये टाइप ही बताएगा, मतलब कि क्लास टाइप बताएगा। तो इस तरीके से आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्लास टाइप ही आएगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल myfile.txt। मतलब कि माई फाइल के नाम से एक टीएक्सटी फाइल है, तो उसकी पहले लाइन को रीड करने के लिए यहाँ पे कौन सा वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सी वाला जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। क्यों सही होगा, देखिए यहाँ पे फाइल को ओपन करा गया है और उसके बाद में लगाया गया है माई फाइल डॉट रीड लाइन। और रीड लाइन क्या करता है, एक बार में एक लाइन को उठाता है। पहली बार जब ये रीड करेगा तो पहली लाइन को ये उठा लेगा। रीड से आपका ये काम होगा नहीं, क्योंकि रीड में क्या होता है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग उठा लेता है, और रीड के अंदर अगर हम कुछ नंबर दे देंगे तो उतने ही कैरेक्टर को ये उठाएगा। और इसके अलावा लास्ट वाले की अगर हम बात करें तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि रीड लाइन से क्या होती हैं, सारी की सारी लाइंस जो है वो रीड हो जाती हैं। तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट। मतलब कि यहाँ पे कुछ फंक्शन के हेडर डिफाइन करे गए हैं, तो कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो करेक्ट वाले की अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, पहले जो हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, मतलब कि ए की बात करते हैं, तो ए में देखिए 2 आर्गुमेंट पास किए हुए हैं। पहले यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास कर रखा है, मतलब कि कह सकते हैं एक तरीके से कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर रखा है। तो जबकि होना क्या चाहिए, सबसे पहले जो है क्या आता है, आपके पोजिशनल आर्गुमेंट आते हैं। यहाँ पे पोजिशनल आर्गुमेंट बीच में दे दिया है, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। हमेशा जो पोजिशनल आर्गुमेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पहले आते हैं। और यहाँ पे देखिए किसी को ये नहीं पता कि पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं, तो फंक्शन वाला चैप्टर आप लोग देख लेना। देखिए जब भी मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, क्वेश्चंस कराता हूँ, तो यहाँ पे उन बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती होगी जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब कि जिस बच्चों को यही नहीं पता कि आर्गुमेंट क्या होते हैं या पैरामीटर क्या होते हैं या कौन कौन से टाइप के आर्गुमेंट होते हैं, तो वो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको अच्छे से वॉच कर लीजिए। अभी काफ़ी टाइम आपके पास में, आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट को 1 मंथ में भी कवर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा रखा है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में मैंने आपको नहीं समझाया है। तो आप चाहें तो बहुत आराम से 15-20 दिन में भी मेरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, और वॉच करके जो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप जो है पहले प्लेलिस्ट को देख लें, उसके बाद में क्वेश्चंस को करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया क्यों गलत है। इसके अलावा बी वाले की अगर हम बात करें तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करा है, लास्ट में जो है आपका पोजिशनल आर्गुमेंट दे दिया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी वाले में भी सेम चीज़ करिए, यहाँ पे भी जो पोजिशनल आर्गुमेंट है वो सबसे लास्ट में दे दिया है। देखिए पोजिशनल आर्गुमेंट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पहले ही डिफाइन होते हैं, लास्ट में आप करोगे तो आपका क्या होगा, फंक्शन का हेडर गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें सबसे लास्ट वाले की, तो यहाँ पे देखिए पोजिशनल आर्गुमेंट पहले है और उसके बाद में जो कीवर्ड आर्गुमेंट है या आप कह सकते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट है वो डिफाइन कर रखे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला है सिंटैक्स फॉर ओपनिंग student.csv फाइल इन राइट मोड इज। मतलब कि राइट मोड में ओपन करने के लिए ये सिंटैक्स लिखा है यहाँ पे। तो कह रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू लाइन। जो न्यू लाइन यहाँ पे हमने लिखा है इस तरीके से, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है।
तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका काम क्या होता है, ये जो है एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन को सरपास करता है। देखिए यूओएल लिखा हुआ है, इसका मतलब है एंड ऑफ लाइन। तो एंड ऑफ लाइन जो ट्रांसलेशन होती है उसको ये सरपास कर देता है, तो इसीलिए इसको लगाना जरूरी होता है। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो आपके यहाँ पे गलत हैं। देखिए पहले में बोल रहा है कि न्यू लाइन ऐड हो जाती है, तो ये गलत है आपका। सेकंड बोला है एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो आपकी फर्स्ट लाइन में ऐड हो जाती है, तो ये भी गलत है। और थर्ड में बोल रहा है कि एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो आपकी ऐड हो जाती है हर एक लाइन में, तो ये भी बात गलत है। मतलब कि तीनों ही ऑप्शन स्टार्टिंग में गलत है, लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द साइज ऑफ आईपी वर्जन 4। मतलब कि जो आईपी वर्जन 4 होता है उसका साइज क्या होता है। ये नेटवर्किंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, तो नेटवर्किंग वाला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो उसको भी अच्छे से वॉच कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको उस चैप्टर से देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आईपी वर्जन 4 की, तो ये होता है आपका 32 बिट एड्रेस, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 की। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में भी रखे हैं, तो मैंने भी यहाँ पे रख दिए हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब कि आपको जो है 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना होगा। मतलब कि पहला ऑप्शन तो ये है कि जो आपका असर्शन है और रीजनिंग है दोनों ही ट्रू है, और जो रीजनिंग है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। बी की अगर हम बात करें तो बी बोल रहा है कि दोनों ही सही हैं, मतलब कि असर्शन और रीजनिंग दोनों ही सही हैं। देखिए ए का मतलब असर्शन और आर का मतलब है रीजनिंग, तो दोनों ही सही है। लेकिन जो आर है मतलब कि जो रीजनिंग है वो असर्शन के बारे में सही बात नहीं है, मतलब एक्सप्लेनेशन करेक्ट से ये नहीं करता है। और सी वाला है कि असर्शन आपका सही है लेकिन जो रीजनिंग है वो क्या है, फॉल्स है। और डी वाले में बोला गया है कि जो असर्शन है वो फॉल्स है और रीजनिंग जो है वो क्या है, ट्रू है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम बात करें असर्शन की, तो यहाँ पे बोला गया है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आर रिलेटेड टू अ फंक्शन कॉल। मतलब कि जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं वो आपके रिलेटेड होते हैं फंक्शन कॉल से। और रीजनिंग में यहाँ पे बोला गया है व्हेन यू यूज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन कॉल द कॉलर आइडेंटिफाइज द आर्ग्यूमेंट बाय द पैरामीटर नेम। मतलब कि दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो है वो आपके फंक्शन कॉल से ही रिलेटेड होते हैं, और जब भी आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को फंक्शन कॉल में यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, उनके नेम से उनको आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं, मतलब कि असर्शन भी सही है और रीजनिंग भी सही है, और रीजनिंग जो है वो असर्शन के बारे में बिल्कुल सही बात बता रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, और जो आर है वो क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसकी, ए की। तो इस तरीके से ए वाला आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में असर्शन दे रखा है इन डिक्शनरी अ की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय अ कॉलन एंड कंसेक्टिव आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो की वैल्यू पेयर होते हैं उनको जो है कॉलन लगा के सेपरेट किया जाता है, और एक की वैल्यू पेयर को जो है सेपरेट करा जाता है कॉमा लगा के। तो ये बात देखिए बिल्कुल सही है, मतलब कि असर्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में बोला गया है आइटम्स इन डिक्शनरी आर ऑर्डर्ड। मतलब कि जो आइटम्स होते हैं डिक्शनरी में वो कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं। तो ये बात देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगी। आइटम जो होते हैं डिक्शनरी में वो ऑर्डर्ड नहीं होते हैं, वो अनऑर्डर्ड होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पे क्या था कि असर्शन जो है वो आपका ट्रू है और जो आपकी रीजनिंग है वो क्या है, फॉल्स है। तो इस तरीके से सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमने इस प्रैक्टिस सेट के ए सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है, अब डिस्कस करेंगे हम सेक्शन बी को। तो सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 19 से। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे रीराइट द फॉलोइंग कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग ऑल सिंटैक्स एरर, अंडरलाइन ईच करेक्शन डन इन द कोड। मतलब कि यहाँ पे नीचे कोड दे रखा है, तो यहाँ पे बोला गया है कि इस कोड में जो है कुछ एरर हैं, मतलब कि कुछ सिंटैक्स एरर हैं, तो आपको जो है उन सिंटैक्स एरर को रिमूव करके और यहाँ पे सही कोड को लिखना है, और जहाँ जहाँ पे भी आप करेक्शन करेंगे वहाँ क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है, मतलब कि उस करेक्शन को अंडरलाइन आपको कर देना है। तो बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए एरर कहाँ कहाँ है। पहला एरर तो आपका इस लिस्ट में है। इस लिस्ट में देखिए जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की डिफाइन कर रखी है। तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जब भी आपकी होती हैं तो वो सिंगल कोड या डबल कोड में आपकी रहती हैं। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट में सिंगल कोड या फिर डबल कोड में वैल्यू डाल देंगे। ये आपके ऊपर है कि आप सिंगल कोड में डालना चाहते हैं या फिर डबल कोड में डालना चाहते हैं। इसके बाद में जो है यहाँ पे सेकंड एरर की अगर हम बात करें तो सेकंड एरर है आपका यहाँ पे देखिए जो है कॉलन लगा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लूप लगा हुआ है, तो लूप के लास्ट में जो है कॉलन लगता है। तो इस तरीके से सेकंड एरर आपका ये हो जाएगा। थर्ड एरर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इफ़ का आई कैपिटल है, तो इसको आप सही कर देंगे। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो है कंपैरिजन हो रहा है, तो सिंगल इक्वल का साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा डबल इक्वल का साइन। तो एक एरर आपका ये भी हो जाएगा। और उसके अलावा लास्ट लाइन में एरर है प्रिंट का पी कैपिटल है,
तो इसको जो है आप स्मॉल में कर देंगे। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ भी आप करेक्शन करेंगे वहाँ वहाँ क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पैन एंड लैन। मतलब कि पैन और जो लैन नेटवर्क होता है दोनों में आपको 2 डिफरेंस बताने हैं। तो बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो पैन और लैन में पहले डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कि दोनों की जो फुल फॉर्म है वो आप लिख सकते हैं कि पैन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पैन क्या होता है, देखिए पैन जो है बहुत छोटे एरिया में होता है। मतलब कि ये जो नेटवर्क है वो आपका कुछ ही मीटर्स में फैला हुआ हो सकता है, बहुत ज़्यादा एरिया में जो है वो आपका फैला हुआ नहीं हो सकता। पैन नेटवर्क एक छोटे से एरिया के लिए जो है डेवलप करते हैं हम पैन नेटवर्क को, तो इसलिए इसको बोला जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरी जगह अगर हम बात करें लैन की, तो लैन एक ऐसा नेटवर्क है जो कि आपका किलोमीटर में भी फैला हुआ हो सकता है। मतलब कि एज़ कम्पेयर टू पैन ये आपका जो है ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होता है। तो इस तरीके से ये दोनों डिफरेंस हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे चॉइस भी दे रखी है, तो चॉइस वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। चॉइस वाले में पूछा है गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट। भाई वेब पेज और वेबसाइट में 2 डिफरेंस आपको बताने हैं। तो इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो पहले डिफरेंस में अगर हम वेब पेज की बात करें तो वेब पेज क्या होता है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब दैट कैन इंक्लूड टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड एंड वीडियो। मतलब कि ये क्या है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड वाइड वेब पे, मतलब कि कह सकते हैं इंटरनेट पे, जिस पे कि जो है आपके टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो इस टाइप का डेटा आपका हो सकता है। और अगर हम बात करें वेबसाइट की, तो वेबसाइट क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो वेबसाइट होती है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है और ये किसी ना किसी पर्सन को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती है। तो इस तरीके से ये पहला डिफरेंस हो जाएगा। सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वेब पेज जो है क्या है, वो एक सिंगल पेज होता है वेबसाइट का। मतलब किसी भी वेबसाइट का जो सिंगल पेज होगा उसको हम बोलेंगे वेब पेज। जो भी इंटरनेट पर आप पेज देखते हो तो जो इंडिविजुअल पेज आपको दिखता है वो होता है वेब पेज। और किसी भी वेबसाइट पे जब जाते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे पेजेस होते हैं तो उसको बोला जाता है वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। मतलब कि यहाँ पे जो है आपके मल्टीपल वेब पेजेस हो सकते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हैं वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। तो इस तरीके से ये जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। मतलब कि यहाँ पे जो कोड दे रखा है इसका आपको आउटपुट बताना है। और इसके आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट आएगा पाइथन और साथ में आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ये आउटपुट आएगा कैसे। तो देखिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ए के नाम से एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 8 और यहाँ पे लूप लगाया गया है और लूप में बोला गया है कि ए की वैल्यू जब तक आपकी ग्रेटर देन 0 है तब तक ये आपका लूप चलेगा। और जब लूप चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा, पाइथन और साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क। इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में बोल रहे हैं कि इस लूप में क्या होगा, जो ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू -3 की अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू 8 है, इसमें से -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 5 वैल्यू हो जाएगी। और उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि जैसी ए की वैल्यू 5 हो, मतलब कि यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि अगर ए की वैल्यू 5 होती है तो लूप क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे लूप चलेगा तो पहली बार में तो ये आउटपुट आ जाएगा, लेकिन जो है आपका सेकंड टाइम लूप चलेगा ही नहीं। मतलब कि सेकंड कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 5 हो चुकी है और जैसी ही 5 हुई है तो इन्होंने बोल दिया है कि लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो लूप यहीं पे ब्रेक हो जाएगा और एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि जो कंडीशन है वो यहीं पे सेटिस्फाई हो गई है, इसलिए एल्स पार्ट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसीलिए जो है आपका ओनली क्या आएगा, ये इस तरीके से ये वाला आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके बी वाले पार्ट की। तो बी वाले पार्ट में पूछा गया है आपसे इस वाले कोड का आउटपुट कि यहाँ पे जो कोड दे रखा है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसके आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा 3। ये आउटपुट आपका आ जाएगा। और ये आउटपुट किस तरीके से आएगा, देखिए यहाँ पे जो है लिस्ट 1 के नाम से लिस्ट दे रखी है और इस लिस्ट में देखिए क्या करा जा रहा है, इंसर्ट मेथड की हेल्प से वैल्यू इंसर्ट करी जा रही है। और कौन से इंडेक्स पे की जा रही है, यहाँ पे बोला गया है 3,4, मतलब कि थर्ड इंडेक्स पे 4 वैल्यू को डाल दो। तो थर्ड इंडेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मतलब जहाँ पे 25 है वहाँ पे क्या डाल दो, वहाँ पे वैल्यू डाल दो 4। और यहाँ पे देखिए होगा क्या, जैसी 4 वैल्यू यहाँ पे पड़ेगी तो जो 25 है वो डिलीट नहीं होगा, वो नेक्स्ट इंडेक्स के लिए शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि एक न्यू लिस्ट फॉर्म हो जाएगी। कैसे फॉर्म होगी, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपकी लिस्ट बन जाएगी 10, 15, फिर 20, फिर आपका आ जाएगा 4, देन आपका आ जाएगा 25, फिर आएगा यहाँ पे 30। तो ये लिस्ट जो है आपकी न्यू फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद में देखिए क्या करा गया है, यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट करी गई है वैल्यू और बोला गया है सेकंड इंडेक्स पे डाल दो 3 वैल्यू को डाल दो। तो सेकंड इंडेक्स की अगर हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5।
मतलब कि सेकंड इंडेक्स हुआ आपका 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो नई लिस्ट फिर से फॉर्म होगी, किस तरीके से फॉर्म होगी देखिए लिख देता हूँ। यहाँ आ जाएगा 10, 15, 3, 20, 4, 25, 30। इस तरीके से जो है आपकी लिस्ट बन जाएगी। और उसके बाद में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट कराया गया है -5 इंडेक्स को। तो -5 इंडेक्स कौन सा हुआ, ये हो जाएगा -1, ये -2, ये हो गया -3, ये -4 और ये हो जाएगा -5। मतलब कि जो 3 वैल्यू है वो -5 इंडेक्स पे है, तो इसीलिए आपको आउटपुट में देखने को मिल जाएगा 3। तो इस तरीके से ये आपका आउटपुट आ रहा है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है एक्सप्लेन द यूज ऑफ प्राइमरी की इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। मतलब कि आपको बताना है कि भाई प्राइमरी की क्या होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, और साथ साथ जो है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल भी देना है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी की क्या होती है, एक ऐसा फील्ड होता है टेबल का जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कराता है रोज़ को आपके टेबल में। मतलब कि जो रिकॉर्ड होते हैं आपके टेबल में उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए हम सेट करते हैं प्राइमरी की को। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसको जो है आप एग्जाम्पल से इस तरीके से समझा सकते हैं। आप यहाँ पे जो है कोई भी एक टेबल बना लेंगे और टेबल में बनाने के बाद में जो है वहाँ पे एक ऐसा कॉलम ले लेंगे जहाँ पे कि यूनिक वैल्यू हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम ले लिया है, एज ले लिए और यहाँ पे आधार के नाम से कॉलम ले लिया है। तो यहाँ पे जो आधार वाला कॉलम होगा ये क्या होगा, हमारा प्राइमरी की सेट हो जाएगा। क्योंकि प्राइमरी की हम ऐसे ही कॉलम पे लगाते हैं जहाँ पे वैल्यू क्या हो, यूनिक हो। मतलब कि कोई भी वैल्यू एक दूसरे से मैच ना करे। देखिए स्टूडेंट नेम जो है 2 बच्चों के सेम हो सकते हैं, 2 बच्चों की एज भी सेम हो सकती है, लेकिन 2 बच्चों के आधार नंबर जो होंगे वो कभी भी सेम नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आप इस तरीके से लिख देंगे कि यहाँ पे जो नीचे हमने स्टूडेंट वाली टेबल बनाई है उसमें जो आधार वाला कॉलम है वो क्या है, प्राइमरी की है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है कि यहाँ पे HTTP और पॉप की जो है आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो HTTP और पॉप की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और पॉप की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये तो बात हो गई इनकी फुल फॉर्म की। फिर यहाँ पे बी पार्ट में बोला है व्हाट डू यू मीन बाय मॉडम, व्हाई इज इट यूज। भाई मॉडम से आप क्या समझते हैं और इसका यूज़ क्यों होता है, तो बात कर लेते हैं। तो मॉडम की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, कंप्यूटर को इनेबल करती है डेटा ट्रांसमिशन के लिए किस पे, टेलीफोन लाइन पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसका यूज़ क्यों होता है, तो इसका यूज़ किया जाता है सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए। मतलब कि ये करता क्या है, जो मॉडम होता है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल्स को जो है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये इस तरीके से वाइस वर्सा वर्क करता है। तो आप जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, भाई जो मॉडम है वो क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो इस तरीके से भी आप शॉर्ट में अपना आंसर लिख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया आपसे इस कोड का आउटपुट। भाई जो कोड है इसका आउटपुट आपको बताना है। तो इसके आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट क्या आएगा, देखिए बता देता हूँ मैं। यहाँ पे डेटा के नाम से एक लिस्ट है और यहाँ पे लगाया गया है एक लूप, और लूप में बोला है कि जो भी यहाँ पे डेटा की लेंथ है उसमें से माइनस करके जो भी वैल्यू बने वहाँ तक क्या करो, इस लूप को चला दो। तो इस लूप की लेंथ की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब कि यहाँ पे जो लेंथ है वो 13 है और इसमें से माइनस कर दो 1 तो आपकी बचेगी कितनी, 12। तो 12 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा। और 12 का मतलब वो ये जो लूप है वो आपका 12 टाइम चलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे 13 कैसे हो गया, तो देखिए जहाँ कहीं भी जो कोटेशन मार्क लगे हुए हैं ये भी यहाँ एक तरीके से एलिमेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे हैं। तो जहाँ जहाँ कोटेशन मार्क का मतलब कि वो क्या है, एक एलिमेंट है। और यहाँ पे देखिए इस एलिमेंट में स्पेस नहीं है। अगर स्पेस होता तो कोटेशन मार्क थोड़े से अलग अलग होते। तो यहाँ पे ये जो कोटेशन मार्क है वो बिना स्पेस के लगे हुए हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्पेस है या नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे का कोड जो है आपका वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे कोड में इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है आई के पास में, यहाँ से देखिए वैल्यू आएगी, पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरीके से वैल्यू आएंगी। तो ये बोल रहे हैं जो भी वैल्यू आएगी आई के पास में, अगर वो जो इंडेक्स है वो इज अपर है,
मतलब कि यहाँ पे डेटा का आई इंडेक्स अगर वो इज अपर है तो उसको सिंपली लोअर केस में कन्वर्ट करके उसी इंडेक्स पे स्टोर कर दो। ये काम करने के लिए बोला गया है, मतलब कि अपर में है तो उसको लोअर में कन्वर्ट कर दो। और इसके बाद में नीचे कंडीशन लगी हुई है, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो आई की वैल्यू आई है, अगर उस एलिमेंट पे स्पेस है, इज स्पेस लगा हुआ है, तो स्पेस अगर आ रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पे जो आई वाला इंडेक्स है उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू डाल दो, i+1 की वैल्यू डाल दो, मतलब कि i+1 इंडेक्स की वैल्यू जो है उस पर स्टोर कर दो। तो ये काम करने के लिए इसमें बोला जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी भी एलिमेंट में स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये वाली कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी। बस कंडीशन कौन सी ट्रू होगी, ये वाली ट्रू होगी। और ये वाली भी कंडीशन कहाँ कहाँ ट्रू होगी, जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर मिलेंगे। तो देखिए एक तो कैपिटल लेटर यहाँ पे, मतलब कि जो कैपिटल डी है वो आपकी स्मॉल में हो जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पे कैपिटल आई है तो ये स्मॉल में हो जाएगा, और बाकी कोई भी लिस्ट में चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इन दो ही केस में क्या होगा, जो कैपिटल लेटर हैं वो स्मॉल केस में आपके हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी लिस्ट मॉडिफाई हो जाएगी, बाकी पूरी लिस्ट वैसी ही रहेगी। मतलब कि आउटपुट में जो है आपको पूरी की पूरी वैसी लिस्ट देखने को मिलेगी, बस आपके कैपिटल वाले क्या होंगे, स्मॉल में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेटा वाली लिस्ट को ही प्रिंट कराया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आउटपुट मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो डी है वो स्मॉल में हो गया है और जो आई है वो स्मॉल में हो गया है, बाकी जो पूरी लिस्ट है वो वैसी की वैसी ही है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है, तो चॉइस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चॉइस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है इस कोड का आउटपुट, भाई जो कोड दे रखा है इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसके आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसका आउटपुट हो जाएगा ये, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आउटपुट मैंने लिख रखा है। अब ये आएगा कैसे, इसको भी मैं समझा देता हूँ। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट के नाम से क्या है, एक लिस्ट है, और CNT के नाम से एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 3, फिर टोटल के नाम से एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 0। तो यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर सी इन, और इसके बाद में यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है, मतलब कि इस लिस्ट को जो है इटरेट करा जा रहा है। तो सी के पास में क्या होंगे, जो लिस्ट के एलिमेंट होंगे वो एक एक करके जाएंगे। पहले सी के पास में क्या जाएगा, 4 जाएगा, फिर जो है सी के पास में क्या जाएगा, 5 जाएगा। मतलब कि इस तरीके से जो है यहाँ पे वैल्यू ट्रांसमिट होंगी। और इस लूप के अंदर इन्होंने बोला है कि टेक्स्ट का CNT इंडेक्स, CNT की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इंडेक्स को क्या करो, 3 इंडेक्स का मतलब है इस 40 का, मतलब कि जो 40 है वो थर्ड इंडेक्स पे है। देखिए यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3, तो जो थर्ड इंडेक्स है, क्योंकि CNT की वैल्यू 3 है तो थर्ड इंडेक्स को क्या करो, टी में डाल दो। तो 40 जो है वो किस में आ जाएगा, टी में आ जाएगा। टी में आ जाएगा आपका 40, और 40 आने के बाद में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टोटल इक्वल फ्लोट टी, मतलब कि जो यहाँ पे टी के पास में वैल्यू है उसको फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर दो। तो मतलब कि 40 की जगह क्या हो जाएगा, 40.0, इस तरीके से पॉइंट में वैल्यू हो जाएगी। और कह रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसमें प्लस कर दो सी की वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे इस वेरिएबल का जो वैल्यू आ रही है उसको भी प्लस कर दो। तो पहली बार में सी की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पे मैं लिख रखा है 4 आएगी पहली बार में, तो इसमें 4 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 44, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे इस वाले वेरिएबल को प्रिंट भी करा जा रहा है। और उसके बाद में CNT की वैल्यू क्या करी जा रही है, -1, तो मतलब कि CNT की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। और 2 का मतलब क्या हुआ, सेकंड इंडेक्स, मतलब कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये सेकंड इंडेक्स की बात कर रहा है, मतलब 35 आ जाएगा। और 35 में प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5, क्यों प्लस होगा 5, क्योंकि सी के पास में जाएगा इस बार 5, तो 35 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 40 कैसा आएगा, फ्लोट में आएगा, मतलब कि 40.0 आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो है -1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 का मतलब है 60, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स। और फर्स्ट इंडेक्स में जब आपकी 60 वैल्यू है तो 60 में क्या होगा, प्लस आपका हो जाएगा 2+, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो जाएगी सी में, और आपका हो जाएगा 62। तो इस तरीके से आ जाएगा 60.0, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्लोट फंक्शन लगा रखा है। इसके बाद में यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 का मतलब है 0 इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स पे 24 है, और 24 में वैल्यू क्या प्लस हो जाएगी 3, क्योंकि लास्ट एलिमेंट यहाँ पे जाएगा किसके पास में, सी के पास में। तो 24 में प्लस करेंगे 3 तो क्या हो जाएगा 27, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि इस तरीके से ये आपका आउटपुट आ जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन डिग्री एंड कार्डिनलिटी। भाई डिग्री और कार्डिनलिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो डिग्री और कार्डिनलिटी की अगर हम बात करें तो डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ अ टेबल, मतलब कि किसी भी टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम है तो उसी को बोला जाता है डिग्री। नंबर ऑफ कॉलम बोलिए, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट बोलिए, बात एक ही है। जब मैंने आपको डेटाबेस वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो एट्रीब्यूट होते हैं उसी को आप कॉलम बोलते हैं, और उसी को जो है आपके बोलते हैं फील्ड बोलते हैं। तो फील्ड बोलिए, एट्रीब्यूट बोलिए, कॉलम बोलिए, बात एक ही है। तो किसी भी टेबल में कितने कॉलम है उसी को बोला जाता है डिग्री, मतलब कि वही हो जाएगी उस टेबल की डिग्री। अब कार्डिनलिटी की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ टपल जो है एक टेबल के उनको कहते हैं कार्डिनलिटी। तो इस तरीके से ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अब बात करते हैं इसके चॉइस वाले क्वेश्चन की। तो इस चॉइस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे जो है कमांड दे रखी है, तो आपको बताना है कि इसमें से DDL कौन सी कमांड है और DML कमांड कौन सी है। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है DDL कमांड तो हो जाएंगे आपके अल्टर और ड्रॉप, और DML कमांड हो जाएंगे इंसर्ट इनटू एंड सेलेक्ट। ये जो है कमांड आपकी क्या है, DML कमांड है। और देखिए बहुत सिंपल तरीका है DDL और DML कमांड को चेक करने का। वो सारी की सारी कमांड जो है DDL कमांड होंगी जो कि टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज कर रही हूँ, मतलब कि टेबल में डेटा नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज कर रही हूँ। तो ऐसी कमांड जो होती है वो क्या होती है, DDL कमांड। और वो कमांड जो टेबल में डेटा डाल रही हो या टेबल में से डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज की जा रही हो या फिर टेबल में जो डेटा है उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज की जा रही हो, तो ऐसी सारी कमांड क्या होंगी, आपकी DML कमांड कहलाएंगी। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी DDL कमांड होती है और कौन सी DML कमांड होती है। तो ये जो हमने डिस्कस कर लिया है इस क्वेश्चन पेपर का B सेक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पेपर का C सेक्शन। तो सेक्शन C जो है स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है अ टेबल कस्टमर हैज़ 10 कॉलम, मतलब कि कस्टमर के नाम से एक टेबल है जिसमें कि 10 कॉलम्स हैं, लेकिन उसमें जो है कोई रो नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बट नो रो, तो मतलब कि उसमें कोई रो नहीं है, 10 कॉलम है। लेकिन बाद में क्या होता है, उस टेबल में 10 रोज को जो है इंसर्ट कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो है उन 10 रोज में से जो है 3 रोज को डिलीट कर दिया जाता है। मतलब कि एक टेबल है जिसमें कि 10 कॉलम है, कोई रो नहीं है, फिर उसमें 10 रोज को इंसर्ट कर दिया जाता है और उन 10 रोज में से जो है 3 रोज को डिलीट कर दिया जाता है। तो इसके बाद में जो टेबल बची है तो आपको बताना है कि उस टेबल की डिग्री क्या होगी और उस टेबल की कार्डिनलिटी क्या होगी। मतलब कि जो कस्टमर वाली टेबल है इसकी डिग्री और कार्डिनलिटी क्या होगी, ये सब काम करने के बाद में। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि एक टेबल में जितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वही हो जाती है उसकी डिग्री। तो इसमें कितने कॉलम है, इसमें कॉलम है 10, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 10। और अगर हम बात करें कार्डिनलिटी की तो देखिए कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रोज जितनी भी होंगी टेबल में वही हो जाएगी उसकी कार्डिनलिटी। तो यहाँ पे कितनी रोज बची हैं, यहाँ पे बची हैं हमारी 7, तो इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी 7, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि 10 रोज को इंसर्ट करा गया है और उन 10 में से 3 डिलीट कर दी गई, तो अब आपकी 7 रोज बची हैं, तो इसका मतलब कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री जो है वो 10 है और कार्डिनलिटी 7 हो जाएगी। बात कर लेते हैं इसके बी वाले पार्ट की। तो बी वाले पार्ट में बोला है कि यहाँ पे एक टीचर के नाम से टेबल दे रखी है, तो आपको जो इस टेबल को केयरफुली ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है इस टेबल में कैंडिडेट कीज कौन कौन सी हैं और प्राइमरी की यहाँ पे कौन सी होगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से टेबल दे रखी है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट की जो है ऐसे कॉलम्स को बोलते हैं जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन कौन से कॉलम प्राइमरी की बन सकते हैं, एक तो TID वाला कॉलम है जो कि प्राइमरी की आपका बन सकता है, और दूसरा आधार वाला ऐसा कॉलम है जो कि प्राइमरी की यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों कॉलम जो है क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके कैंडिडेट की, क्योंकि ये दोनों ही कॉलम जो है कैंडिडेट है प्राइमरी की बनने के। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख देंगे कैंडिडेट कीज क्या है, TID एंड आधार। और अगर हम बात करें प्राइमरी की तो प्राइमरी की चाहे आप TID पे लगाइए चाहे आधार पे लगाइए, किसी एक कॉलम पे ही लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं TID और आधार। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने एंड लगाया है और यहाँ पे और लगाया है, मतलब कि यहाँ पे जब कैंडिडेट की लिखेंगे तो आपको दोनों कॉलम लिखने होंगे, और प्राइमरी की लिखेंगे तो आप एक भी लिख सकते हैं, मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं TID, तब भी आपका सही माना जाएगा। आपने आधार लिख दिया तब भी सही माना जाएगा। और इस तरीके से अगर आपने और लगा के लिख दिया कि चाहे TID को बनाइए चाहे आधार को बनाइए, दोनों ही आपके बन सकते हैं, मतलब कि किसी एक पे भी सेट कर सकते हैं आप, दोनों पे नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पे एंड लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा। 2 कॉलम पे हम प्राइमरी की नहीं लगा सकते, किसी एक पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे और लगा दिया है कि चाहे तो आप TID को भी बना सकते हैं और चाहे तो आप आधार को भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि आपको जो एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है जिसका नाम है चेंज जेंडर, मतलब कि चेंज जेंडर के नाम से एक फंक्शन है जिसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। और ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन जो है रीड करेगा एक टेक्स्ट फाइल को जिसका नेम है biopic.txt, और साथ साथ यहाँ पे बोला गया है एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ फाइल विद द एवरी अकरेंस ऑफ द वर्ड ही रिप्लेस्ड बाय सी, मतलब कि इस biopic.txt में जो भी कंटेंट है उसको डिस्प्ले करो, लेकिन कैसे करो, जहाँ जहाँ पे भी ही आए उसको जो है सी से रिप्लेस कर दो, मतलब कि ही की जगह पे सी डिस्प्ले हो जाए। तो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला है कि मान लीजिए ये जो है आपका टेक्स्ट फाइल का कंटेंट है, ये जो biopic.txt है इसके अंदर ये कंटेंट है, तो इसका आउटपुट जो है आपका इस तरीके से आना चाहिए, मतलब कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ही है तो यहाँ पे शी हो गया है, इसके अलावा यहाँ पे ही है तो यहाँ शी हो गया है,
फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ही है तो यहाँ पे भी सी हो गया है, मतलब कि जहाँ पे भी टेक्स्ट फाइल में ही है वो क्या हो जाए, सी में कन्वर्ट होकर डिस्प्ले हो जाए। आउटपुट में जो है हमेशा क्या डिस्प्ले हो, सी ही डिस्प्ले हो। तो ये करने के लिए इन्होंने बोला है कि ये काम करने के लिए आपको जो है चेंज जेंडर के नाम से एक फंक्शन लिखना है जो ये काम करे। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस तरीके से इसका आंसर रहेगा। इसको जो है दो मेथड से कर सकते हैं। पहले बात करते हैं पहले मेथड की। तो पहले मेथड की अगर हम बात करें तो आप डेफ कीवर्ड लगा देंगे और लिख देंगे चेंज जेंडर, जिस नाम से फंक्शन दे रखा होता है उसी नाम से हम लिख देते हैं। और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, टेक्स्ट फाइल को ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने का मेथड मुझे लग रहा है सभी बच्चों को पता होगा, जिन बच्चों ने भी वीडियो देख रखी होंगी तो उन्हें पता है कि फाइल को कैसे ओपन करते हैं। ओपन फंक्शन लगाते हैं और उसमें जो है टेक्स्ट फाइल को डाल देते हैं। तो उससे क्या होती है, हमारी फाइल ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे जो फाइल है वो हमने क्या करी है, रीड मोड में ओपन कर ली है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या करा है, जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से हमने क्या करा है, रीड मेथड लगा के फाइल को रीड कर लिया है। और कहाँ स्टोर कर लिया है, टेक्स्ट वाले वेरिएबल में। तो यहाँ पे होगा क्या, पूरी की पूरी जो फाइल होगी वो रीड हो जाएगी, क्योंकि रीड मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में जो है पूरी की पूरी फाइल को रीड कर लेता है। तो फाइल में जितना भी कंटेंट है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट होकर कहाँ स्टोर हो जाएगा, टेक्स्ट वाले वेरिएबल के पास स्टोर हो जाएगा। मतलब कि पूरा का पूरा रीड हो जाएगा और टेक्स्ट वाले वेरिएबल के पास में आ जाएगा। तो टेक्स्ट के पास में अब क्या है, पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है। फिर यहाँ पे जो है प्रिंट कर दिया है, मतलब कि टेक्स्ट को प्रिंट कर दिया है और टेक्स्ट पे लगा दिया है रिप्लेस मेथड को। और रिप्लेस में बोल दिया है कि जहाँ पे भी ही है उसको क्या कर दो, सी कर दो। तो इस तरीके से जहाँ पे भी ही होगा वहाँ पे सी होकर डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि ये काम हमने करा है प्रिंट फंक्शन में। तो इस तरीके से जो पूरे का पूरा कंटेंट होगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा और जहाँ जहाँ पे भी ही हो रहा होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये होगा कि इस तरीके से आपने कर दिया, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि एक ही प्रोग्राम को आप कई सारे तरीके से बना सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन में ना दे रखा हो कि किस तरीके से आपको बनाना है तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा मेथड है। एक बच्चा जो है इतना बड़ा कोड करके भी इस काम को कर सकता है और दूसरा बच्चा जो है इतना सा छोटा कोड लिख के भी इस काम को कर सकता है, और दोनों पे ही जो है आपको इक्वल नंबर मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आपको ना दे रखा हो किस तरीके से करना है तो आप कोई से भी मेथड से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले मेथड की। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपने चेंज जेंडर के नाम से आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया, फिर फाइल को ओपन कर लिया और फाइल को देखिए यहाँ पे ओपन करा है विद क्लॉज की हेल्प से। मतलब कि जो विद क्लॉज होता है तो उसी में लगा दिया ओपन फंक्शन और इस तरीके से फाइल को ओपन कर लिया और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, फाइल के नाम से ये फाइल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करा है, हमने रीड लाइंस मेथड की हेल्प से क्या करा है, इस फाइल को रीड करा है। और जब भी हम रीड लाइंस मेथड की हेल्प से रीड करते हैं तो क्या होता है, एक लिस्ट की फॉर्म में जो है ये आपको डेटा रिटर्न करता है। तो यहाँ पे जो लाइंस है इसके पास में क्या आ जाएगी, पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, जिसमें कि जो लिस्ट के एलिमेंट होंगे उसमें क्या रहेंगी, पूरी पूरी एक लाइन रहेंगी लिस्ट के एलिमेंट्स में। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे बोला है फॉर एल इन लाइंस, मतलब कि यहाँ पे जो लिस्ट है उसको इटरेट कर दिया गया है। तो पूरी पूरी एक लाइन क्या होगी, उठ के आएगी, मतलब कि स्ट्रिंग के फॉर्म में पूरी एक लाइन आएगी और वो लाइन आएगी, उस लाइन को कर दिया जा रहा है यहाँ पे स्प्लिट। तो स्प्लिट मेथड क्या करता है, जो स्ट्रिंग होती है उसमें जो स्पेस होते हैं उनसे क्या करता है, वर्ड्स को स्प्लिट कर देता है। क्योंकि यहाँ पे हमने स्प्लिट में बोला नहीं है कि किस चीज़ से स्प्लिट करना है, तो बाय डिफॉल्ट ये स्पेस से स्प्लिट करता है। तो स्पेस से स्प्लिट करके क्या करेगा, ये यहाँ पे पूरी एक लिस्ट बना के फिर से किसके पास स्टोर कर देगा, वर्ड वाले वेरिएबल के पास स्टोर कर देगा। मतलब कि इसके पास में पूरी एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें कि एक ही लाइन पूरी होगी और उस लाइन के जो वर्ड होंगे वो एक एक एलिमेंट में फॉर्म किए हुए होंगे। इसके बाद में जो है यहाँ पे फिर लूप लगाया गया है और यहाँ पे बोला गया है डब्ल्यू इन वर्ड्स, मतलब कि यहाँ पे जो लिस्ट आई है उसको इटरेट करा जा रहा है। तो यहाँ पे जो लिस्ट होगी वो इटरेट हो जाएगी और उसमें से क्या होगा, एक वर्ड एक बार में किसके पास जाएगा, डब्ल्यू के पास में जाएगा। और जो वर्ड आएगा फिर उसको चेक कर लिया है कि अगर वो आपका ही है तो उसको क्या कर दो, सी कर दो। मतलब कि डब्ल्यू के पास में जो वर्ड आया है अगर वो ही के इक्वल है तो उस डब्ल्यू में क्या कर दो, सी कर दो और उसके बाद में डब्ल्यू को प्रिंट कर दो। तो इस तरीके से जितने भी वर्ड होंगे वो एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे और जहाँ पे भी ही होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जैसे कि इस फंक्शन की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। मतलब कि जो काम करने के लिए बोला गया है यहाँ पे वो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें चॉइस वाले क्वेश्चन की। देखिए इस क्वेश्चन में चॉइस भी दे रखी थी। तो यहाँ पे बोला गया है राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन काउंट लाइन। भाई काउंट लाइन के नाम से आपको एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है जो क्या करेगा, विच शुड रीड द ईच लाइन ऑफ द टेक्स्ट फाइल शिवाजी.txt। भाई शिवाजी.txt के नाम से एक टेक्स्ट फाइल है जिसकी की सारी लाइंस को ये रीड करेगा और काउंट करके बताएगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस, कि जो फाइल है उसमें टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है। उस काउंटिंग को जो है डिस्प्ले कराना है, जितनी लाइंस होंगी उसको जो है ये काउंट करके डिस्प्ले करा दे। तो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बोला है कि यहाँ पे जो शिवाजी वाली फाइल है तो इसमें मान लीजिए ये कॉन्टेंट है। तो यहाँ पे कितनी लाइन है, देखिए 1 2 3
3 लाइन्स है, तो जो आपका आउटपुट आए वो इस तरीके से आए, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स 3। ये आउटपुट डिस्प्ले करना चाहिए आपका ये फंक्शन, जो काउंट लाइन के नाम से आप फंक्शन लिखेंगे वो ये आउटपुट आपका डिस्प्ले कराए। तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की भी। तो देखिए इसका आंसर भी जो है आप 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहले वाले मेथड को डिस्कस करते हैं। पहले मेथड में देखिए यहाँ पे क्या करा है, डेफ काउंट लाइन कर लिया, मतलब जो फंक्शन बोला था उस नाम से फंक्शन लिख लिया है। फिर इसके अंदर जो है विद क्लॉज का यूज करके ओपन फंक्शन लगा के क्या करा है, टेक्स्ट फाइल को रीड कर लिया है रीड मोड में। और फिर जो है यहाँ पे रीड लाइन्स मेथड लगाया है, और रीड लाइन मेथड क्या करेगा, जितनी लाइन्स होंगी उन सारी लाइन्स को क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर कर देगा, मतलब कि लिस्ट बना के जो यहाँ पे स्टोर कर देगा। और उसके बाद में जो है यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर दिया टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, और यहाँ पे जो लिस्ट है उसकी लेंथ को कैलकुलेट करवा लिया है, क्योंकि यहाँ पे जितने एलिमेंट होंगे लिस्ट में उतनी ही आपकी लाइन्स वहाँ पे होंगी, मतलब जो भी लाइन्स होंगी वो क्या होंगी, लिस्ट के एलिमेंट की फॉर्म में आएंगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइन ये बता देगा। तो 3 लाइन्स होंगी तो यहाँ पे आउटपुट आपका 3 आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से ही बना सकते हैं। यहाँ पे जो है देखिए क्या करा है, ओपन कर लिया फाइल को, इस तरीके से रीड मोड में फाइल को ओपन कर लिया है। फिर यहाँ पे रीड लाइन्स लगाया है, मतलब कि यहाँ पे सेम ही काम होगा, मतलब कि जो लिस्ट है वो आ जाएगी, और फिर उस लिस्ट की जो है यहाँ पे लेंथ को कैलकुलेट करवा लिया है। तो मतलब कि यहाँ पे बस एक ही चेंज करा है कि विद ओपन की जगह आप जो है इस तरीके से भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों को एक क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरीज 1 to 3, मतलब कि 1 to 3 कुछ क्वेरीज दे रखी हैं जिनके कि आपको आउटपुट बताने हैं, जो कि बेस्ड हैं कौन से रिलेशन पे, कस्टमर वाले रिलेशन पे। यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन लिख दिया है, तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के नाम से ही टेबल है। तो इस टेबल पे बेस्ड नीचे कुछ क्वेरी लगी हुई हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो इस तरीके से 3 क्वेरी लगी हुई हैं, तो इन तीनों क्वेरीज का जो है वो आपको आउटपुट बताना है कि जब इन तीनों क्वेरीज को लगाया जाएगा तो इनका आउटपुट क्या आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली वाली क्वेरी की। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट जेंडर कॉमा बैलेंस फ्रॉम कस्टमर, मतलब कि जो कस्टमर वाली टेबल है इसमें से क्या सेलेक्ट करो, इसमें से सेलेक्ट करो जेंडर को और बैलेंस को, मतलब कि जो जेंडर है और सिर्फ बैलेंस को जो है डिस्प्ले करा दो। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट जो है आपको ये देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये आउटपुट आएगा आपका पहली वाली क्वेरी से। तो ये तो हो गया पहली वाली क्वेरी का आंसर। बात करते हैं सेकंड वाली क्वेरी की कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो सेकंड वाली क्वेरी में बोला है सेलेक्ट एसी नंबर नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर बैलेंस ग्रेटर दैन 15,000। भाई यहाँ पे बोला है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, एसी नंबर सिलेक्ट करना है और जो है नेम को सिलेक्ट करना है। तो मतलब कि क्या आएगा आउटपुट में, आउटपुट में एसी नंबर आएगा और नेम आएगा, ये 2 कॉलम आएंगे। और इन्होंने बोला है कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन के बेस पे आएंगी कॉलम, जहाँ पे कि बैलेंस क्या हो 15,000 से ज़्यादा हो। तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए आउटपुट में क्या आएगा, एसी नंबर आएगा, नेम लिख के आएगा, और वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, देखिए 15,000 से ज़्यादा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ही कस्टमर ऐसा है जिसकी जो वैल्यू है वो 15,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ओनली आपका क्या आ जाएगा, अंकिता आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ आएगा C5 अंकिता, और उसके हेडिंग क्या आएंगी, एसी नंबर नेम। इस तरीके से जो है आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। देखिए मैं नीचे आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। पहली वाली क्वेरी मैंने आपको बताया कि आएगा जेंडर आएगा और बैलेंस आएगा, तो इस तरीके से आउटपुट आ गया है। और सेकंड वाली क्वेरी में जो है आपको इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा, जो कॉलम के नेम है वो आ जाएंगे, और जो कंडीशन मैच कर रही थी उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, एसी नंबर आ गया और उसके अकॉर्डिंग नेम आ गया। तो इस तरीके से ये आउटपुट आपका इस क्वेरी से आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, मतलब कि थर्ड वाली क्वेरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है सेलेक्ट नेम कॉमा बैलेंस, मतलब कि आउटपुट में क्या आने वाला है, आपका नेम आएगा आउटपुट में और बैलेंस आएगा। और फिर यहाँ पे बोला है कि कस्टमर वाली टेबल से आपको ये काम करना है, ऑर्डर बाय नेम, मतलब कि नेम के ऑर्डर में जो है आपको चीज़ें डिस्प्ले करनी है। तो देखिए क्या होगा, नेम आपके डिस्प्ले होंगे और आपको बैलेंस देखने को मिलेगा, और जो नेम होंगे वो आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे। तो यहाँ पे जो है आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, मतलब कि आपका जो है इस तरीके से लिख के आ जाएगा नेम बैलेंस, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आउटपुट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ रहा है। और उसके बाद में देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो बैलेंस वाली वैल्यू वो सारी डिस्प्ले हो रही हैं। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बी पार्ट की। तो इसमें बोला है विच कमांड इज यूज टू डिलीट टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस। भाई डेटाबेस में से टेबल को डिलीट करने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड की हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटाबेस को डिलीट करते हैं। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है राइट अ मेथड स्लैश फंक्शन टेंसम। भाई टेंसम के नाम से जो है आपको एक फंक्शन लिखना है, और यहाँ पे देखिए एक आर्गूमेंट है स्कोर के नाम से, और इन्होंने बोला है कि जो स्कोर के नाम से आर्गूमेंट है ये क्या है, एक लिस्ट है। और फिर उन्होंने बोला है कि जो फंक्शन है वो क्या करे, फाइंड करे एंड डिस्प्ले कराए सम ऑफ दोज स्कोर विच आर लेस देन 500 एंड एंडिंग विद 0। मतलब कि ये जो फंक्शन है उन स्कोर का सम करे जो 500 से कम है
और जिनकी एंडिंग क्या हो रही है, 0 से हो रही है। तो इस काम को करने के लिए जो आपको फंक्शन लिखना है। अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जो स्कोर के नाम से यहाँ पे आर्गुमेंट पास करा गया है, मतलब कि जो लिस्ट पास करी गई है उसके अंदर ये वैल्यूज हैं, मतलब कि जो लिस्ट है वो आपकी मान लीजिए ये है, इस तरीके से लिस्ट है। तो आपका आउटपुट जो है वो क्या आना चाहिए, वो 750 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है मैंने पहले गलत वैल्यू लिख दी थी, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्रॉस कर रखा है। तो 750 जो है आउटपुट आना चाहिए, मतलब कि टोटल करके ये क्या कर दे, 750 कर दे। तो 750 की अगर हम बात करें तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू है जो कि आपकी 500 से कम है। तो देखिए एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक आपकी ये भी है और एक ये है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है आपकी एक ये है। तो इस तरीके से 4 वैल्यू है। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो 0 से कौन कौन सी वैल्यू एंड हो रही है, देखिए ये वाली एंड हो रही है, इसके अलावा ये वाली भी एंड हो रही है, ये भी एंड हो रही है, ये आपकी एंड नहीं हो रही है, तो इसलिए इस वाले को ऐड नहीं करेंगे। और ये वाले भी वैल्यू जो है वो एंड हो रही है 0 से, तो इन सबको प्लस कर लेंगे। मतलब कि 150 को प्लस करोगे, 370 को प्लस करोगे, 110 को प्लस करोगे और 120 को प्लस कर लोगे। तो जब इनको प्लस करोगे तो आपका कितना बैठेगा, ये बैठ जाएगा 750। तो इस तरीके से इन वैल्यूज़ को ही ऐड करके क्या करें, आपका फंक्शन डिस्प्ले करवाए टोटल। तो इस काम को करने के लिए आपको फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। तो चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये इसका आंसर है। तो इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे डेफ लगा दिया और जो फंक्शन बोला गया था वो फंक्शन ऐसे ही लिख दिया, और यहाँ पे जो स्कोर के नाम से आर्गुमेंट दे रखा था वो हमने ऐसे ही लिख दिया है। फिर सम के नाम से एक वेरिएबल लिया है जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। फिर यहाँ पे लूप लगाया है और बोला है फॉर एस इन स्कोर। भाई स्कोर की जो वैल्यू है वो क्या हो, एक एक करके इटरेट हो और किसके पास जाएं, एस के पास जाएं। तो स्कोर के पास में क्या है, पूरी एक लिस्ट है। यहाँ पे देखिए मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं स्कोर के पास में क्या है, ये पूरी लिस्ट है। तो यहाँ से क्या होगा, एक एक करके वैल्यू जाएंगी। पहले क्या जाएगी आपकी 150 जाएगी और किसके पास जाएगी, इस एस वाले वेरिएबल के पास में। फिर ये बोल रहे हैं कि एस के पास में जो वैल्यू आ रही है अगर वो आपकी ग्रेटर देन और इक्वल है 500 के। देखिए यहाँ पे जो है कोड थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। आपको जो यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन लगानी है, कंडीशन ये गलत है। यहाँ पर लगेगा लेस देन का साइन, ये लेस देन का साइन आएगा और यहाँ पे इक्वल का भी साइन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है इफ़ एस लेस देन 500, क्योंकि इन्होंने बोला था कि 500 से कम वाली वैल्यू। फिर इसके बाद में इन्होंने बोला था कि दूसरी कंडीशन को भी चेक करना है, मतलब कि जो एंडिंग हो वो किससे हो, 0 से हो। तो इसलिए यहाँ पे लगाया एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर के बाद में लिख दिया है कि जो एस वाली वैल्यू है वो 10 से डिवाइड करने के बाद में अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब कि ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ही ट्रू हो रही होंगी, तभी जो है इसके बाद वाला जो कोड होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों ही कंडीशन आपकी मैच करनी चाहिए, तभी जो है उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। तो पहली बार में 150 आएगा, तो इस केस में देखिए दोनों ही कंडीशन मैच कर जाएंगे, मतलब कि 500 से कम भी है और 10 से अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आपको मिलेगा। तो इस तरीके से कंडीशन मैच हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू चली जाएगी सम में चली जाएगी। फिर इसके बाद में आपका जो है 206 जाएगा, तो इस केस में जो है आपकी दोनों कंडीशन मैच नहीं होंगी, तो इसीलिए क्या होगी, वैल्यू प्लस नहीं होगी। फिर 370 जाएगा, तो इसमें मैच हो जाएंगी कंडीशन, तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, मतलब कि 150 में आपका प्लस हो जाएगा 370। इसके बाद में 110 में भी क्या होंगे, आपकी कंडीशन मैच हो जाएंगी दोनों, तो ये भी प्लस हो जाएगा। फिर 920 में आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये जो है आपकी क्या है, वैल्यू 500 से ज़्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, आपका 500 से ज़्यादा है। इसके अलावा 501 में भी कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि ये भी 500 से ज़्यादा है। इसके बाद हम 120 के केस में कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा। और इस तरीके से सम के पास में वैल्यू क्या बन जाएगी, 750 बन जाएगी। तो जब आप सम को प्रिंट करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 750 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कोड आपका वर्क करेगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये कोड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है अ लिस्ट कंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट, मतलब कि लिस्ट में जो है स्टूडेंट के ये रिकॉर्ड है, मतलब स्टूडेंट नेम है, एज है, मार्क्स है। तो इसके बाद में बोला है राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म द गिवन ऑपरेशन ऑन द स्टैक नेम डिटेल, मतलब कि डिटेल्स के नाम से एक स्टैक है, तो उस पर जो है आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 फंक्शन लिखने हैं। कौन कौन से फंक्शन है, पहला फंक्शन जो लिखना है वो आपको पुश एलिमेंट के नाम से लिखना है, और दूसरा फंक्शन जो लिखेंगे वो आप लिखेंगे पॉप एलिमेंट के नाम से। तो दोनों फंक्शन करेंगे क्या, पहले बात करते हैं पुश एलिमेंट वाले फंक्शन की। तो कह रहे हैं जो पुश एलिमेंट के नाम से आप फंक्शन लिखेंगे, ये क्या करेगा, ये पुश करेगा एक ऑब्जेक्ट को कंटेनिंग नेम एंड एज ऑफ द स्टूडेंट हु हैव मार्क्स ग्रेटर देन 90 टू द स्टैक, मतलब कि जो फंक्शन है वो क्या करेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट को जो है स्टैक में पुश करेगा जिसमें कि ऐसे बच्चों के नेम और एज हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 90 से ज़्यादा हैं। तो इस काम को करने के लिए जो आपका फंक्शन रहेगा पुश एलिमेंट के नाम से।
अब अगर हम बात करें पॉप एलिमेंट के नाम से जो फंक्शन होगा ये क्या करेगा, तो पॉप एलिमेंट के नाम से जो फंक्शन है वो क्या करेगा, ये पॉप करेगा सारे ऑब्जेक्ट को, मतलब कि स्टैक में जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सारे ऑब्जेक्ट को पॉप करेगा और साथ ही साथ उनको डिस्प्ले भी कराएगा। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट पॉप होगा वो साथ में आपका डिस्प्ले भी होना चाहिए। और उसके बाद में बोल रहे हैं कि जब आपके सारे एलिमेंट जो है स्टैक से पॉप हो जाएंगे तो उसके बाद में डिस्प्ले हो जाना चाहिए स्टैक एम्प्टी, ये लिख के आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपको ये काम करने के लिए दो फंक्शन लिखने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जो स्टूडेंट की डिटेल्स है उसकी जो लिस्ट है वो इस तरीके से है, मतलब कि एक नेस्टेड लिस्ट है जिसमें कि डेटा है। तो इसमें से कौन कौन सी लिस्ट जो है वो आपकी पुश होनी चाहिए स्टैक के अंदर, वो आपकी ये दो लिस्ट जो है पुश होनी चाहिए स्टैक में। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए रवि के जो मार्क्स हैं वो क्या है 90 से ज़्यादा हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें सचिन के मार्क्स क्या है 90 से ज़्यादा हैं, और बाकी किसी के मार्क्स जो है वो 90 से ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से ये काम करने के लिए बोला है कि उन्हीं बच्चों का नेम और एज को पुश करना है स्टैक में जिनके मार्क्स क्या है 90 से ज़्यादा हैं। तो देखिए रवि का नेम पुश हो जाएगा और उसकी एज पुश हो जाएगी, और इसी तरीके से सचिन का नेम पुश हो जाएगा और उसकी एज पुश हो जाएगी। मतलब कि पूरा ऑब्जेक्ट है जिसमें कि ये चीज़ कंटेन की हुई है वो आपका पुश हो जाएगा किसमें, स्टैक में। और उसके बाद में जब आप पॉप एलिमेंट वाला फंक्शन लिखेंगे तो आपका आउटपुट इस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। पहले आपका जो एलिमेंट डिलीट होगा वो कौन सा होगा, सचिन वाला, क्योंकि यहाँ पे स्टैक में क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो जो लास्ट में एलिमेंट आया होता है, मतलब कि जो सबसे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आया है वो सबसे पहले डिलीट होगा। तो सचिन वाला लास्ट में आया तो ये पहले डिलीट होगा और इसके बाद में ये इस तरीके से डिस्प्ले हो जाए। फिर इसके बाद में दूसरा वाला डिलीट होगा तो वो भी आपका डिस्प्ले हो जाए, और उसके बाद में जब आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो लिख के आ जाए स्टैक एम्प्टी। तो इस तरीके से ये आउटपुट आपका आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए मैं कोड दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है, इस कोड को आप लोग देख सकते हैं, और कोड को देख के आप लोग घबराना मत, सारी चीज़ें मैं आप समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले बात कर लेते हैं, हमने क्या करा, डिटेल्स के नाम से हमने क्या कर लिया, एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया है जिसको कि हम कंसिडर करेंगे क्या, स्टैक। हमने मान लिया है कि डिटेल्स के नाम से हमारे पास क्या है, ये स्टैक है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इसी स्टैक में जो आपको स्टूडेंट की डिटेल को पुश करना है। तो इसके बाद में देखिए पुश एलिमेंट के नाम से यहाँ पे फंक्शन लिखा है, और इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स के नाम से एक आर्गुमेंट पास कर दिया है। फिर जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमें एक आर्गुमेंट पास करना होगा। देखिए जब मैंने इसको कॉल करा है पुश एलिमेंट वाले को, तो यहाँ पे जो है मैंने पास कर दिया है स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट कहाँ से आया, ये देखिए यहाँ पे लिस्ट डिफाइन कर रखी है, जो नेस्टेड लिस्ट वहाँ पे दे रखी थी। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट को डिफाइन कर लिया है और इसको यहाँ पे पास कर दिया है, मतलब कॉलिंग में पास कर दिया है। तो ये जो स्टूडेंट वाली लिस्ट है वो कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएगी, मतलब कि यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ पे आने के बाद में देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि इसकी जो लेंथ है वहाँ तक ये लूप चले। तो इसकी लेंथ क्या होगी, देखिए 1 2 3 4 लेंथ होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 लिस्ट है नेस्टेड लिस्ट। तो एक लिस्ट जो है वो एक एलिमेंट के तौर पे है यहाँ पे, तो 4 एलिमेंट है यहाँ पे, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 4। तो इसका मतलब जो है ये लूप कितनी बार चलेगा, ये आपका चलेगा 4 टाइम, क्योंकि यहाँ पे रेंज बनेगी 0,4 की। तो आपकी वैल्यू आएंगी 0 1 2 3, तो आपका चलेगा लूप कितनी बार, 4 टाइम। फिर यहाँ पे बोला है इफ स्टूडेंट्स आई इंडेक्स, क्योंकि आई के पास में वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट टाइम में 0 आएगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टूडेंट का 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 0 इंडेक्स का मतलब है ये पहली वाली लिस्ट जो यहाँ पे दे रखी है नेहा 16 और 65। तो इस पहले लिस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो पहली लिस्ट है वो 0 इंडेक्स पे है, तो इसका मतलब हो गया 0th इंडेक्स वाली लिस्ट। और बोला है उस लिस्ट का जो है सेकंड इंडेक्स, तो उस लिस्ट का सेकंड इंडेक्स क्या होगा, देखिए 0 हो जाएगा ये वाला नेहा, और 1 हो जाएगा आपका 16, और 2 हो जाएगा 65। मतलब कि जो मार्क्स हैं वो हमारे 2 इंडेक्स पे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जो एलिमेंट है उसका सेकंड इंडेक्स, मतलब कि लिस्ट के अंदर का जो एलिमेंट है उसका सेकंड इंडेक्स जो है अगर वो आपका क्या है ग्रेटर देन 90 है, क्योंकि यहीं पे मार्क्स हैं। तो 90 से अगर ज़्यादा है तो क्या करो, L1 के नाम से एक न्यू लिस्ट बनाओ और इस लिस्ट के एलिमेंट में क्या डाल दो, इस लिस्ट के जो एलिमेंट होंगे उसमें वैल्यू रहेगी आई का 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे क्या है नेम, और आई का फर्स्ट इंडेक्स, और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे है आपकी एज। तो मतलब कि नेम और एज क्या हो जाएंगे, एक नई लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे जो कि रहेगी L1 के नाम से। और फिर जो L1 के नाम से लिस्ट है वो कहाँ अपेंड हो जाएगी, डिटेल्स वाली लिस्ट में, मतलब कि इस डिटेल वाली लिस्ट में जो है वो अपेंड हो जाएगी। तो अपेंड होने के बाद में यहाँ पे क्या होगी, नेस्टेड लिस्ट फॉर्म होगी। तो एक बार में जो है ये क्या करेगा, एक लिस्ट को पूरी यहाँ अपेंड कर देगा। इसके बाद में जो है नेक्स्ट वाले एलिमेंट को लेगा, तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट में अगर आपकी कंडीशन मिल जाएगी तो नेक्स्ट वाले को अपेंड कर देगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले वाले एलिमेंट में जो है आपकी कंडीशन मैच नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 90 से ज्यादा नहीं है। सेकंड वाले में मैच कर जाएगी क्योंकि यहाँ पे 90 से ज्यादा है। इसी तरीके से थर्ड वाले में मैच कर जाएगी, और फोर्थ वाले में भी मैच यहाँ पे नहीं करेगी। तो इस तरीके से इन दो एलिमेंट के केस में क्या होगा, यहाँ पे रवि 17 वाली एक लिस्ट जो है वो यहाँ पे डिटेल्स में ऐड हो जाएगी,
और जो है यहाँ पे सचिन 18 वाली लिस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये दो लिस्ट जो है यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन की अगर हम बात करें तो इन दो ही लिस्ट में जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है वो आपका ये काम कर देगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे पॉप एलिमेंट वाले की, तो पॉप एलिमेंट में हमने क्या करा है, देखिए यहाँ पे पहले बोला है कि जो लेंथ है किसकी, डिटेल्स की, यहाँ पे जो लेंथ है उसको स्टोर कर लिया हमने किस में, नम के नाम से एक वेरिएबल में। और अगर हम बात करें इसकी लेंथ क्या होगी, तो इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी 2, क्योंकि वहाँ पे दो ही एलिमेंट जो है यहाँ पे पास हुए हैं। कौन कौन से एलिमेंट पास हुए हैं, एक तो आपकी ये वाली लिस्ट का हुआ है और एक इस लिस्ट का हुआ है, मतलब कि दो ही लिस्ट है वहाँ पे, जिसमें से कि एक लिस्ट में है आपका रवि 17 और दूसरी में है सचिन 18। ये दो लिस्ट हैं, तो वहाँ पे लेंथ क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। फिर यहाँ पे बोला है वाई लेंथ ऑफ डिटेल नॉट इक्वल 0, मतलब कि जो लेंथ है किसकी, डिटेल्स की, अगर वो इक्वल नहीं है किसके, 0 के, तो क्या करो उसमें से पॉप कर दो एलिमेंट्स को। मतलब कि यहाँ पे क्या लगा दिया, डिटेल्स डॉट पॉप, क्योंकि जब 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब तभी तो उसमें से डिलीट करेगा, अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू करेगी तो क्या करेगा, ये पॉप कर देगा। और इसके बाद में देखिए जो पॉप करा है उसको अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, फिर उस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया है। तो जो एलिमेंट पॉप होगा वो आपका साथ में क्या होगा, डिस्प्ले भी हो जाएगा। मतलब कि साथ में उन्होंने बोला था कि डिस्प्ले भी कराना, तो जो एलिमेंट डिलीट होगा वो पहले डिस्प्ले हो जाएगा। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नम की वैल्यू क्या हो जाए, -1 हो जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, जो नम की वैल्यू होगी -1 हो जाएगी। और उसके बाद में सेकंड टाइम लूप चलेगा तो क्या होगा, सेकंड वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा और उसके बाद में वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, इस तरीके से जो डिटेल्स वाला स्टैक है वो आपका एम्प्टी हो जाएगा। और जैसे ही एम्प्टी होगा तो यहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी, मतलब कि यहाँ पे जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और जैसी फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और लिख के आ जाएगा एम्प्टी स्टैक। तो ये काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फाइनली उसके बाद में क्या करा है, पोस्ट एलिमेंट वाला फंक्शन को कॉल कर दिया है और इसके बाद में जो है यहाँ पे पॉप एलिमेंट वाले फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो इस तरीके से दोनों फंक्शन जो है आपके वर्क करेंगे। अब बात करते हैं इसके चॉइस वाले क्वेश्चन की। तो देखिए इस क्वेश्चन में चॉइस दे रखी थी। तो देखिए चॉइस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्होंने बोला है राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश। पुश के नाम से आपको एक फंक्शन लिखना है और इसके अंदर जो है ई आइटम के नाम से क्या है, एक आर्ग्यूमेंट है। और जो ई आइटम है वो क्या है, एक डिक्शनरी है जो कि कंटेन किए हुए है डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और किस फॉर्म में की हुई है, जो यहाँ पे डिटेल है वो आई नेम और वारंटी के फॉर्म में की हुई है। मतलब कि यहाँ पे जो की है उसमें है आपका आई नेम और जो यहाँ पे वैल्यू है उसमें है वारंटी। तो इस तरीके से जो आपकी डिक्शनरी में डेटा आपका रखा हुआ है। अब इन्होंने बोला है कि जो फंक्शन क्या करे, पुश करे नेम ऑफ दोज आइटम, मतलब कि उन्हीं आइटम के नेम को पुश करे स्टैक में जिनकी वारंटी क्या है, 2 साल से ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, गलती से यहाँ पे कुछ और लिख गया था तो उसको करेक्शन कराया मैंने। तो यहाँ पे जिन आइटम्स की जो वारंटी है 2 साल से ज़्यादा है उन्हीं को क्या करे, स्टैक में पुश करे और उसके बाद में डिस्प्ले कराओ काउंट ऑफ एलिमेंट पुश इनटू द स्टैक। मतलब कि जितने भी आइटम जो है स्टैक में पुश करे गए हैं उनकी काउंटिंग करके डिस्प्ले कराओ। तो इस काम को करने के लिए जो आपको ये फंक्शन लिखना है। अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जो डिक्शनरी है, यहाँ पे ई आइटम के नाम से जो डिक्शनरी है वो मान लीजिए आपकी ये है। इस तरीके से डिक्शनरी दे रखी है। देखिए यहाँ पे जो है कीबोर्ड लिखा हुआ है तो इसकी देखिए वारंटी दे रखी है 1 ईयर। फिर यहाँ पे हार्ड डिस्क लिखा हुआ है, इसकी वारंटी है 2 ईयर। फिर SSD है, इसकी वारंटी है 5 ईयर। फिर मदरबोर्ड है, इसकी वारंटी है 3 ईयर। फिर मॉनिटर है, इसकी वारंटी है 4 ईयर। तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी क्या है, आइटम नेम है और उनकी वारंटी दे रखी है। तो इन्होंने बोला है कि जब ये डिक्शनरी है तो आपका स्टैक में क्या आना चाहिए, स्टैक में आपका देखिए कौन कौन से आइटम आए स्टैक में आए। आपका एक तो SSD आए, क्योंकि SSD की जो वारंटी है वो क्या है, 2 साल से ज़्यादा है। इसके अलावा एक आपका मदरबोर्ड आना चाहिए, मदरबोर्ड की वारंटी क्या है, 2 साल से ज़्यादा है। और इसके अलावा क्या आना चाहिए, मॉनिटर, इसकी जो वारंटी है वो भी क्या है, 2 साल से ज़्यादा है। बाकी किसी भी आइटम की वारंटी जो है 2 साल से ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए ये 3 आइटम जो है वो आपके स्टैक में पुश होने चाहिए। और उसके बाद में जो है आपके क्या हो, इस तरीके से आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए कि आपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने पुश करे, 3 एलिमेंट जो है वो आपने स्टैक में पुश करे। तो ये भी जो है आपका डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस काम को करने के लिए जो है आपको फंक्शन लिखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका आंसर की। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है इसका आंसर रहेगा, मतलब कि कोड जो है वो आपका इस तरीके से रहेगा। तो इस कोड को डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने बोला है देखिए डिटेल्स के नाम से जो है इन्होंने बोला है कि आपका एक स्टैक रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आई डिटेल्स के नाम से मैंने एक स्टैक बना लिया है। फिर यहाँ पे जो है पुश के नाम से फंक्शन लिखा है जिसके अंदर ई आइटम के नाम से क्या डाल दिया, हमने एक आर्गुमेंट डाल दिया है। और ये ई आइटम के लिए हम क्या करेंगे, कॉलिंग के टाइम पे यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ई आइटम के नाम से ही आर्गुमेंट पास कर दिया है जो कि हमारी क्या है, यहाँ पे एक डिक्शनरी है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरी डिक्शनरी यहाँ पे डिफाइन कर दी है। तो ये डिक्शनरी हमने जो है कॉलिंग का टाइम पे पास कर दी यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पे ये डिक्शनरी आपकी आ जाएगी। फिर यहाँ पे काउंट के नाम से एक वेरिएबल लिया है जिससे कि जो हम काउंटिंग भी कर पाएँ कि कितने एलिमेंट जो हमारे स्टैक में पुश हुए हैं।
फिर यहाँ पे लूप लगाया, यहाँ पे लिखा है फॉर के इन ई आइटम, मतलब कि यहाँ पे जो ई आइटम के नाम से डिक्शनरी है इसको इटरेट करा जा रहा है। तो क्या होगा, एक एक की जो है वो आपकी इसके पास में जाएगी, मतलब पहले कीबोर्ड जाएगा, फिर एचडीडी जाएगी, फिर एसएसडी जाएगा, फिर मदरबोर्ड जाएगा और उसके बाद में मॉनिटर जाएगा। तो इस तरीके से एक एक की जाएंगी, क्योंकि जब भी आप डिक्शनरी को इटरेट करते हैं तो ओनली की वाले ही पार्ट जो है वो आपके इटरेट होते हैं। फिर यहाँ पे बोला है हमने कि ई आइटम के पास में से जो भी आपकी की आ रही है के वाले वेरिएबल के पास में, तो ई आइटम की उस की जो वैल्यू है वो अगर आपकी 2 से ज़्यादा है तो क्या करो, उसको अपेंड कर दो किसमें, आई डिटेल्स वाली लिस्ट में। मतलब कि जो यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई है जिसको कि हम स्टैक कंसिडर कर रहे हैं, इसमें जो है उसको अपेंड कर दो और उसके बाद में जो है साथ साथ क्या करो, काउंट की वैल्यू को भी इंक्रीज कर दो। तो जितनी बार भी जो है यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो वो क्या होगा, आपका अपेंड हो जाएगा इस लिस्ट में और साथ साथ काउंट की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल 3 की ऐसी जाएंगी जिनकी वैल्यू जो है आपकी 2 से ज़्यादा है। एक तो आपका चला जाएगा एसएसडी, एक चला जाएगा मदरबोर्ड और एक चला जाएगा मॉनिटर। ये 3 की ऐसी जाएंगी जिनकी वैल्यू क्या है, 2 से ज़्यादा है। तो इन तीनों केस में क्या होंगी, जो वैल्यू होंगी मतलब कि जो यहाँ पे आइटम्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, और साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट होती हुई चली जाएगी। तो उसके बाद में हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है काउंट ऑफ एलिमेंट इन द स्टैक, और उसके बाद में काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। तो टोटल यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये काम जो है ये कोड कर देगा, मतलब कि इस तरीके से जो आप वो सारे के सारे काम कर सकते हैं जो कि आपको क्वेश्चन में करने के लिए बोले गए हैं। तो इस तरीके से ये जो हमने इस क्वेश्चन पेपर का सी सेक्शन डिस्कस कर लिया है, अब डिस्कस करेंगे हम इस क्वेश्चन पेपर के डी सेक्शन को। तो सेक्शन डी जो है स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 31 से। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला है अ स्कूल लाइब्रेरी इज कनेक्टिंग कंप्यूटर टू इट्स यूनिट इन अ लैन, मतलब कि एक स्कूल की लाइब्रेरी है तो वो जो है इसके यूनिट्स को जो है कनेक्ट कर रही है लैन में। और लाइब्रेरी की यूनिट की अगर हम बात करें तो इस तरीके से 3 यूनिट्स हैं, एक है सर्कुलेशन यूनिट, दूसरा है आपका टीचर्स यूनिट और थर्ड है स्टूडेंट्स यूनिट। तो इस तरीके से लाइब्रेरी के 3 यूनिट हैं जिनको कि कनेक्ट किया जा रहा है लोकल एरिया नेटवर्क में। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि टीचर यूनिट जो है वो किसके लिए है, टीचर्स के लिए, और स्टूडेंट यूनिट में जो है बोला है इन्होंने कि यहाँ से बुक्स कौन एक्सेस करेगा, स्टूडेंट्स करेंगे। और यहाँ पे बोला है सर्कुलेशन वाली यूनिट जो है वो वहाँ पे क्या होगा, इशू और रिटर्न होंगी बुक्स। तो इस तरीके से 3 यूनिट हैं जहाँ पे कि ये वर्क होंगे। इसके बाद में यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रखा है कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना कितना है। तो यहाँ पे बता रखा है कि सर्कुलेशन वाली यूनिट से अगर हम बात करें टीचर्स वाली यूनिट की तो 20 मीटर है, और सर्कुलेशन वाली यूनिट से जो है स्टूडेंट वाली यूनिट का कितना है 30 मीटर है, और टीचर्स वाली यूनिट से जो है स्टूडेंट वाली यूनिट का कितना है 10 मीटर्स है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रखा है, और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो यूनिट है वहाँ पे इस तरीके से कंप्यूटर लगे हुए हैं। सर्कुलेशन वाले में जो है 15 कंप्यूटर है, टीचर्स वाले में 10 कंप्यूटर हैं, और स्टूडेंट वाले में भी कितने हैं 10 कंप्यूटर्स हैं। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर भी यहाँ पे बता रखा है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके कि आपको आंसर बताने हैं। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन दे रखा है सजेस्ट द मोस्ट सूटेबल प्लेस टू इंस्टॉल सर्वर ऑफ दिस लाइब्रेरी विद अ सूटेबल रीजन। भाई इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो यूनिट दे रखी है तो कहाँ पे जो आप सर्वर को लगाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर हैं वो कहाँ पे हैं, वो आपके हैं सर्कुलेशन वाली यूनिट में। तो इसी में जो है आप क्या करेंगे, सर्वर को लगाएंगे, और इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं। तो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको नेटवर्किंग वाले चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार क्लियर करी है कि जहाँ पे भी नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा होते हैं सर्वर आप वहीं पे लगाते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं रीजन में कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा, तो सर्वर जो है यहाँ पे बेस्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर्कुलेशन यूनिट आंसर में दे रखा है मैंने, और बोल रखा है यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे आंसर में लिख देना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें इन्होंने बोला है सजेस्ट अ आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग दीज यूनिट्स फॉर अ वायर्ड कनेक्टिविटी। भाई यहाँ पे बोला है कि वायर से कनेक्ट करने के लिए सूटेबल लेआउट आपको बताना है कि अगर इन यूनिट्स को जो है वायर से कनेक्ट करा जाए कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करने के लिए तो किस तरीके से लेआउट आप बनाएंगे। तो वो ड्रॉ करके आपको दिखाना है। तो लेआउट की अगर हम बात करें तो देखिए इस तरीके से बन जाएगा। सर्कुलेशन वाली यूनिट से ही जो है आप दोनों कनेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए सर्कुलेशन वाले में हमने क्या लगा दिया, सर्वर, क्योंकि नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा है तो सर्वर यहाँ पे लगेगा। तो सर्वर वाले से ही क्या करेंगे, आप बाकी यूनिट को कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर देंगे तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर सी, और इसमें बोला है इन्होंने विच डिवाइस विल यू सजेस्ट टू बी इंस्टॉल्ड एंड वेयर शुड इट बी प्लेस्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू ऑल यूनिट्स। भाई यहाँ पे बोला है कि कौन सी डिवाइस लगनी चाहिए और क्यों लगनी चाहिए, मतलब कि कौन से प्लेस पे लगनी चाहिए जिससे कि कनेक्टिविटी सभी यूनिट्स में मिल पाए, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है सभी यूनिट्स में मिल पाए। तो कहाँ पे लगनी चाहिए और क्यों लगनी चाहिए वो आपको बतानी है, और कौन सी डिवाइस लगनी है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मॉडम।
मॉडेम आप लगा देंगे और कहाँ पे लगाएंगे, आप लगाएंगे सर्कुलेशन वाले यूनिट में, क्योंकि यहाँ पे सर्वर लगा हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे आप लगाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे लगाएंगे तो बाकी यूनिट में क्या होगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर डी। तो इसमें बोला है सजेस्ट द टाइप ऑफ मोस्ट इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल वायर मीडियम फॉर कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। भाई जो नेटवर्क है उसमें कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को सबसे इफिशिएंट और इकोनॉमिकल जो है वायर आपको बताना है। तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि भाई सस्ता, मतलब कि सस्ता भी हो और जो है इफिशिएंट भी रहे। तो ऐसे वायर को जो है आपको यहाँ पे सजेस्ट करना है। तो देखिए लैन नेटवर्क है, लैन नेटवर्क में क्या होता है, जो आपकी ईथरनेट केबल होती है वो यूज होती है। तो इस तरीके से आप आंसर में लिख सकते हैं ईथरनेट केबल। आप इतना ईथरनेट केबल लिख देंगे तब भी सही होगा, अगर आप ट्विस्टेड पेयर केबल लिख देंगे तब भी सही माना जाएगा, या फिर आप कैट 6 या कैट 5 भी लिख देते हैं तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ईथरनेट केबल यूज हो जाएगी। बात कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चन की। तो इसमें बोला है द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू कनेक्ट लाइब्रेरी विद द स्कूल प्रिंसिपल्स कंप्यूटर विच इज इन हिज ऑफिस एट डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। विच टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ लैन मैन वैन विल बी यूज फॉर दिस नेटवर्क। भाई देखिए यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो ये भी प्लानिंग कर रही है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल है उसके कंप्यूटर को भी जो है उससे ही कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब कि लाइब्रेरी से जो है कनेक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो है आपका डिस्टेंस कितना है प्रिंसिपल ऑफिस का, 50 मीटर है। तो यहाँ पे जो आपका जब कनेक्शन आप बनाएंगे तो कौन सा नेटवर्क फॉर्म होगा वो भी आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो नेटवर्क फॉर्म होगा वो आपका लैन ही होगा। लैन क्यों होगा, क्योंकि देखिए 50 मीटर का डिस्टेंस है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इतने मीटर में जो है आपका लैन नेटवर्क ही रहता है। देखिए किलोमीटर में भी जो है आपका लैन नेटवर्क हो सकता है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है लैन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसका आंसर जो है यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है लैन। और जस्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ऑफिस जो है वो आपका ओनली 50 मीटर के ही डिस्टेंस पे है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे होता तब यहाँ पे हम बात करते दूसरे नेटवर्क की। बहुत कम डिस्टेंस है, 50 मीटर कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो आपका 1-2 किलोमीटर में भी फैला हुआ हो सकता है। तो इस तरीके से इसका आंसर लैन हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को एक क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 32। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको जो है इस कोड का जो है आउटपुट लिखना है। ये कोड इस तरीके से दे रखा है, तो इसका आउटपुट आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो चलिए इसके आउटपुट की बात कर लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है चेंज के नाम से जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है और इसके अंदर जो है एक आर्गुमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो वहाँ पे जो हमें एक आर्गुमेंट को पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं कॉलिंग पे। देखिए यहाँ पे जो है फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, मतलब कि लिखा गया है चेंज। तो चेंज हमारे फंक्शन का नाम है, तो यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर दिया गया है। और इस फंक्शन को जब कॉल किया गया है तो इसके अंदर जो है बी के नाम से एक आर्गुमेंट को पास किया गया है। तो बी क्या है हमारे, देखिए यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है, तो इस लिस्ट को जो यहाँ पे पास कर दिया गया है। तो जब इस लिस्ट को यहाँ पे पास करा जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ए वाला वेरिएबल इसके पास क्या आ जाएगी, ये वाली जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसके बाद में इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो इस फंक्शन में एस के नाम से एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है। फिर यहाँ पे एक लूप लगाया है और लूप में बोला है फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए, और यहाँ पे बोला है डिवाइड बाय 2। और देखिए डिवाइड कैसे करा है, यहाँ पे करा है फ्लोर डिवीजन के साइन से, मतलब कि जो पॉइंट वाली वैल्यू होगी वो जो है निगलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक लेंथ की अगर हम बात करें तो ए में क्या है, पूरी एक लिस्ट है और लिस्ट की लेंथ क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 10 जो है यहाँ पे लेंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ 10 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 5, तो यहाँ पे हो गया आपका 5। तो 5 का मतलब है कि जो लूप है वो हमारा कितनी बार चलेगा, 5 टाइम चलेगा। तो यहाँ पे जो आई वाला वेरिएबल है इसके पास कौन कौन सी वैल्यू जाएंगी, इसके पास जाएंगी 0 से लेके 4 तक की वैल्यू। पहले 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, 5 नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो ये बोल रहे हैं इसके अंदर कि यहाँ पे जो ए का आई इंडेक्स है उसको मल्टीप्लाई करो 2 से। तो आई इंडेक्स की अगर हम बात करें तो पहली बार में 0 जाएगा, तो 0 का मतलब हुआ 10। 10 को देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। इस तरीके से 20 हो जाएगा। और इस 20 को जो है यहाँ पे बोला गया है कि एस में स्टोर कर दो, कि एस की जो वैल्यू है उसमें प्लस करके एस में स्टोर कर दो। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एस में जो है पहले बार में 20 आ जाएगा, फिर इसके बाद में देखिए दूसरे बार में दूसरा एलिमेंट जाएगा, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट जाएगा क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो फर्स्ट एलिमेंट पे क्या है 11, तो 11 इंटू 2 का मतलब हो गया 22। तो 22 जो है इसमें प्लस कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 42। यहाँ पे आपका 42 हो जाएगा। इसके बाद में वैल्यू आएगी 2, और 2 का मतलब हुआ सेकंड इंडेक्स, और सेकंड इंडेक्स का मतलब हुआ कि यहाँ पे 12 चलाएगा। 12 इंटू 2 का मतलब हो गया 24, तो इसमें 24 प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 66।
इस तरीके से वैल्यू हो जाएंगी। इसके बाद में आई की वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 का मतलब है 30, तो 30 इंटू 2 का मतलब हो गया 60, तो मतलब कि 66 में जो है आपके 60 और प्लस हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 126। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ 126 आपका हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद में जो है आई की वैल्यू हो जाएगी 4 और 4 का मतलब है फोर्थ इंडेक्स पे है 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 इंटू 2, तो मतलब कि कितना हो जाएगा 32 इंटू 2 का मतलब हो गया 64, तो 64 आ गया, तो ये किस में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 126 में। तो 126 में जब ये प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कर देते हैं 64 को प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 to 8 और यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 1, तो मतलब कि 190 हो जाएगा। इसके बाद में ये लूप आपका चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है रेंज क्या थी 5 तक की थी, तो यहाँ पे ये लूप नहीं चलेगा। तो जो एस वाला वेरिएबल है इसके पास कितना आ जाएगा 190 आ जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे रिटर्न कर दिया गया है एस, मतलब कि जो एस की वैल्यू है वो रिटर्न कर दी है फंक्शन, तो रिटर्न होकर कहाँ आएगी, कॉलिंग वाले पार्ट में आएगी और कहाँ स्टोर हो जाएगी, सी के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो है सी को प्रिंट कर दिया गया है, उससे पहले लिखा है आउटपुट इज, फिर सी को प्रिंट कर दिया है, तो लिख के आ जाएगा आउटपुट इज 190। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है आपका आउटपुट आएगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरीके से मैंने यहाँ पे आउटपुट को कैलकुलेट करा है। इसी तरीके से जो है आपको भी आउटपुट को कैलकुलेट करना है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बी वाले पार्ट की। तो बी वाले पार्ट में बोला है द कोड गिवन बिलो इंसर्ट्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेबल टीचर। भाई टीचर के नाम से एक टेबल है जिसमें कि यहाँ पे ये रिकॉर्ड जो है इंसर्ट किए गए हैं, मतलब कि TID, टी नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर और इनका डेटा टाइप क्या है वो भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। तो ये रिकॉर्ड जो है टेबल में इंसर्ट करे गए हैं, कौन सी टेबल में, टीचर वाली टेबल में। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये काम कराया गया है पाइथन और MySQL की कनेक्टिविटी के साथ में, और यहाँ पे साथ ही साथ कनेक्टिविटी की डिटेल भी दे रखी है कि यहाँ पे यूजर नेम जो है वो रूट है, पासवर्ड क्या है टीचर 1 2 3 है। इसके अलावा जो टीचर वाली टेबल है वो कौन से डेटाबेस में है, वो स्कूल वाले डेटाबेस में है। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो TID, टी नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर ये जो है एंटर करवाया गया है किससे, यूजर से, मतलब कि इसको यूजर से एक्सेप्ट करवाया गया है। तो इस तरीके से सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको जो है जो कोड दे रखा है नीचे इस काम को करने के लिए, उसमें कुछ मिसिंग स्टेटमेंट है जिनको कि आपको कंप्लीट करना है, मतलब कि उसको कंप्लीट करके आपको जो है कोड लिखना है, जैसे कि जो है कोड पूरा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोड इन्होंने ये दे रखा है, मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा कोड है और यहाँ पे मिसिंग स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखिए स्टेटमेंट 1 दे रखा है, स्टेटमेंट 2 दे रखा है और स्टेटमेंट 3 दे रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं और इन्होंने बोला है कि स्टेटमेंट 1 में क्या करना है, स्टेटमेंट 1 में जो है आपको लिखना है कोड टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट। भाई कर्सर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यहाँ पे कोड लिखना है। सेकंड वाले में बोला है इन्होंने टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट इंसर्ट द रिकॉर्ड इन द टेबल टीचर। भाई सेकंड वाले में बोला है कि आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करानी है, मतलब कि यहाँ पे जो है आपको कमांड एग्जीक्यूट करानी है जो क्या करेगी, इंसर्ट करेगी रिकॉर्ड को किसमें, टेबल में। कौन सी टेबल में करेगी, टीचर वाली टेबल में। और थर्ड स्टेटमेंट के लिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो है आपको कोड लिखना है टू ऐड रिकॉर्ड परमानेंटली इन द डेटाबेस। भाई डेटाबेस में रिकॉर्ड को परमानेंटली ऐड करने के लिए आपको जो है कोड लिखना है स्टेटमेंट थर्ड में। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो कर्सर ऑब्जेक्ट को फॉर्म करने के लिए आपका कोड क्या रहेगा, आप जो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में लिख देंगे इस तरीके से कोड, आपका जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, जो ऑब्जेक्ट आपने स्टार्टिंग में बनाया है कॉन1 के नाम से, तो ये आ जाएगा और उसके बाद में कर्सर यहाँ पे जो है मेथड लग जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। बात करते हैं सेकंड वाले स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे बोला है क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो क्या करेगी, डेटा को इंसर्ट करेगी। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख देंगे माय कर्सर, क्योंकि जो कर्सर ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो आप इस तरीके से लिख देंगे माय कर्सर और उसके बाद चला देंगे एग्जीक्यूट मेथड और उसमें जो है क्वेरी डाल देंगे। और क्वेरी में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा को डाला जा रहा है, मतलब कि जो भी डेटा यहाँ पे एक्सेप्ट कराया गया है उनको जो यहाँ पे क्या करा जा रहा है, इंसर्ट करा जा रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेरी वाला जो वेरिएबल है उसको लिख देंगे तो पूरा का पूरा जो डेटा होगा वो इंसर्ट यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड वाले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला है कि रिकॉर्ड जो है परमानेंटली आपको डेटाबेस में डालने हैं। तो उसके लिए हम चलाते हैं कमिट फंक्शन। कमिट फंक्शन बोलिए, मेथड बोलिए, बात एक ही है। तो कॉमन जो ऑब्जेक्ट बनाया है स्टार्टिंग में वो लिखेंगे, फिर डॉट लगा के कमिट लिख देंगे। तो इस तरीके से रिकॉर्ड होंगे वो परमानेंटली आपके टेबल में ऐड हो जाएंगे। तो ये काम जो है इस क्वेश्चन में करने के लिए बोला गया था। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है डिफाइन CSV फाइल। पहले तो आपको जो है CSV फाइल को डिफाइन करना है,
फिर इसके बाद में यहाँ पे बोला है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कुछ फंक्शंस को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है और उनको कॉल भी कराना है। तो फंक्शन क्या है, एक तो है आपका ऐड के नाम से और दूसरा है काउंटर के नाम से। तो ऐड वाला जो फंक्शन है वो क्या करेगा, ऐड वाला जो फंक्शन है वो आपको लिखना है टू एक्सेप्ट एंड ऐड डेटा ऑफ एन स्टूडेंट टू अ CSV फाइल student.csv। मतलब कि जो ऐड वाला फंक्शन है क्या करेगा, डेटा को एक्सेप्ट करेगा और ऐड करेगा कौन सी फाइल में, CSV फाइल में जिसका नाम है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वाली CSV फाइल में जो है ये डेटा को एक्सेप्ट करके ऐड करेगा। और इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो डेटा आपका ऐड होगा वो लिस्ट की फॉर्म में होगा। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पे रोल नंबर है, एस नेम है और मार्क्स हैं। तो इस तरीके से जो है आपको डेटा को एक्सेप्ट करवाना है और उनको जो है आपको CSV फाइल में डाल देना है। इसके बाद में अगर हम बात करें दूसरे वाले फंक्शन की जो कि काउंटर, तो इसमें बोला है काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रेजेंट इन CSV फाइल नेम्ड स्टूडेंट। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने बोला है जो काउंटर वाला फंक्शन है वो क्या करेगा, ये काउंट करके बताएगा कि जो CSV फाइल है जिसमें कि आपने रिकॉर्ड ऐड करे हैं उसके अंदर कितने रिकॉर्ड हैं, उनको बस काउंट करके जो है डिस्प्ले करा देगा। तो ये काम करने के लिए काउंटर के नाम से आपको फंक्शन लिखना है। तो चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो पहले अगर हम बात करें CSV फाइल की, देखिए यहाँ पे बोला था कि CSV फाइल को आपको डिफाइन करना है। तो CSV की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। और ये ऐसी फाइल होती हैं जो क्या करती हैं, डेटा को कॉमन फॉर्मेट में स्टोर करके रखती हैं, जहाँ पे जो डेटा होता है वो आपका टेबल के फॉर्म में रहता है और एक तरीके से जो वैल्यूज़ होती हैं कह सकते हो वो आपकी कॉमा से सेपरेट होती हैं। मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं जो फील्ड्स होती हैं उनको कॉमा से सेपरेट कराया जाता है, उनके अंदर का जो डेटा होता है वो कॉमा से सेपरेट होता है। तो यही चीज़ है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में CSV फाइल को लिख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे प्रोग्राम वाले पार्ट की। तो प्रोग्राम वाले पार्ट में जो है ऐड के नाम से फंक्शन लिखने के लिए बोला था। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे CSV फाइल में डेटा राइट करने के लिए आपको जो है CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर यहाँ पे देखिए फाइल को ओपन कर लेंगे, इस तरीके से फाइल को ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए लगा दिया है न्यू लाइन इक्वल /n, जिससे कि जो लाइन का गैप है वो वहाँ पे ना आए। फिर इसके बाद में यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है जो कि है WR के नाम से। फिर यहाँ पे रोल नंबर को एक्सेप्ट करवा लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि जो फील्ड रहेंगे वो रोल नंबर रहेगा, एस नेम रहेगा और मार्क्स रहेंगे। तो इस तरीके से रोल नंबर, एस नेम और मार्क्स को जो है यूजर से इनपुट यहाँ पे करवा लिया है। फिर इन सबको क्या कर दिया है, एक लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इसको जो है लिस्ट के फॉर्म में आपको रखना है। और इसके बाद में जो है जो लिस्ट आई है उसको राइट रो मेथड की हेल्प से राइट कर दिया गया है। मतलब कि जो CSV फाइल है उसमें जो है ये डेटा आपका राइट हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से ऐड वाला जो फंक्शन है वो डेटा को राइट कर देगा। अब बात करते हैं काउंटर वाले फंक्शन की। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हमने काउंटर के नाम से फंक्शन लिख दिया है और यहाँ पे फाइल को ओपन कर लिया और किस मोड में करा है, रीड मोड में करा है। फिर इसके बाद में रीडर ऑब्जेक्ट का यूज करके जो है यहाँ पे डेटा को ले लिया है डेटा वाले ऑब्जेक्ट में, और जो डेटा वाला ऑब्जेक्ट है इसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि जो डेटा है उसको हम डिस्प्ले करा पाएँ। तो यहाँ पे जो है पूरी लिस्ट आ जाएगी और फिर जो है उस लिस्ट की जो है यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करवा ली है। तो जितने रिकॉर्ड होंगे क्या होंगे, वो लिस्ट के एलिमेंट के रूप में रहेंगे। तो उन एलिमेंट को जो है यहाँ पे काउंट करके बता देगा कि कितने एलिमेंट हैं, मतलब कि कितने रिकॉर्ड जो है उस फाइल में हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ थी, मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है इस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन डी को। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ई को। तो सेक्शन ई की अगर हम बात करें तो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 34 से, और इसमें बोला गया है कि आपको जो है आउटपुट लिखना है क्वेरी फर्स्ट एंड सेकंड का, और क्वेरी लिखनी है आपको थर्ड एंड फोर्थ के लिए। मतलब कि यहाँ पे टेबल दे रखी है, कस्टमर और परचेज के नाम से 2 टेबल हैं, और यहाँ पे इन टेबल पे बेस जो है आपको कुछ क्वेरी लगी हुई हैं। तो उन क्वेरीज का जो है आपको आउटपुट लिखना है, और साथ ही साथ जो है आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के लिए जो है आपको क्वेरी लिखनी है, कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए बोला गया है उसको करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, तो यहाँ पे बेसिकली ये लिखने की कोशिश करी है मैंने कि कंसिडर द टेबल कस्टमर एंड परचेज। तो थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक हो गई है, तो उस चीज़ को इग्नोर करना। मैंने आपको समझा दिया कि पहले और सेकंड क्वेश्चन के लिए तो आपको आउटपुट लिखना है, और थर्ड एंड फोर्थ के लिए जो है आपको क्वेरी लिखनी है। तो बात कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वेरी लगी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटीज फ्रॉम कस्टमर। भाई जो कस्टमर वाली टेबल है इसमें से क्या करो, डिस्प्ले कराओ डिस्टिंक्ट सिटीज को। तो डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या करता है, जो आपकी यूनिक वैल्यूज होती हैं उन्हीं को कंसीडर करता है, मतलब कि उनको एक ही बार जो है ये लेगा। तो यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट क्लॉज है वो काउंट फंक्शन के अंदर डाला गया है, तो ये सिर्फ डिस्टिंक्ट वाली वैल्यूज को ही काउंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम बात कर लेते हैं दिल्ली, इसके बाद में है मुंबई, फिर है चेन्नई, फिर है इंदौर, फिर इसके बाद में है बेंगलोर। बाकी देखिए जो सिटीज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं, तो रिपीट वाले यहाँ पे काउंट नहीं होंगी, एक ही एक बार जो है काउंट होंगी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी 5। तो इसीलिए इस क्वेरी के आउटपुट में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा।
यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ आउटपुट किस तरीके से आएगा। आउटपुट में जो इस तरीके से ये पूरी की पूरी चीज़ लिखी हुई आएगी, काउंट डिस्टिंक्ट सिटीज़। देखिए एक चीज़ को समझ लीजिए, जब काउंट आप लगाते हैं तो इस तरीके से ये डिस्प्ले भी होता है आपके आउटपुट में, और उसके बाद में उसके नीचे आपका 5 डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले वाली क्वेरी का आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे बोला है सेकंड क्वेरी में, सेलेक्ट मैक्स परचेज डेट फ्रॉम परचेज। मतलब कि जो परचेस वाली टेबल है इसमें से जो है आपको मैक्सिमम डेट को जो है डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैक्सिमम डेट की तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी आपकी 9/5/2019। ये जो है सबसे मैक्सिमम डेट है, तो ये आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 9/5/19 जो है इस तरीके से डिस्प्ले हो गया है। और ऊपर जो है कॉलम के नेम में इस तरीके से लिख के आएगा मैक्स फंक्शन, और जो कॉलम डाला गया है वो इस तरीके से ही लिखा हुआ रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप आउटपुट लिखेंगे तो टेबल के फॉर्म में ही आउटपुट लिखना है। मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है, लेकिन आप चाहें तो इसको इस तरीके से टेबल बना के भी लिख सकते हैं। मतलब कि इस तरीके से टेबल बना के आपको जो है आंसर लिख देना है। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे थर्ड वाले में बोला है टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ कस्टमर हुज सिटीज़ आर नाइदर दिल्ली नॉर मुंबई। मतलब कि उन सभी कस्टमर्स के डिटेल को डिस्प्ले कराना है जिनकी सिटीज़ जो है वो दिल्ली नहीं है और मुंबई नहीं है। मतलब कि उन सभी कस्टमर की डिटेल डिस्प्ले करा दो जिनकी सिटी जो है दिल्ली या मुंबई नहीं है। तो यहाँ पे दिल्ली मुंबई वालों को छोड़ के बाकी सबकी डिटेल डिस्प्ले आपकी हो जाएगी। तो इस काम को करने के लिए बोला है यहाँ पे क्वेरी को लगाने के लिए। तो किस तरीके से क्वेरी लगाएंगे देखिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटीज़ नॉट इन दिल्ली मुंबई। नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे आप और ब्रैकेट में डालेंगे दिल्ली मुंबई। भाई दिल्ली और मुंबई वालों को ही इन्होंने छोड़ के बोला है, तो इस तरीके से आप लगा देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी क्वेरी को लिख सकते हैं, बट ये वाला तरीका मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये वाला तरीका कि नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ करके ही आप इस काम को करें, जो कि बेस्ट तरीका आपका रहेगा। बात करते हैं इसके फोर्थ वाले क्वेश्चन की। तो देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में बोला है टू डिस्प्ले द सी नंबर एंड सिटीज़ ऑफ ऑल कस्टमर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सी नेम। मतलब कि डिस्प्ले करो, क्या डिस्प्ले करो, सी नेम करो और सिटी डिस्प्ले करो। सभी कस्टमर का सी नेम और सिटीज़ को डिस्प्ले कर दो, और किस ऑर्डर में करो, असेंडिंग ऑर्डर में करो। किसके अकॉर्डिंग, सी नेम के अकॉर्डिंग। सी नेम के अकॉर्डिंग जो है सारे रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होने चाहिए। तो इस काम को करने के लिए आपको क्वेरी लिखनी है। तो बात कर लेते हैं। तो इस काम को करने के लिए आप लिखेंगे सेलेक्ट सी नेम, फिर लिखेंगे कॉमा सिटीज़, क्योंकि इन दो कॉलम को जो है आपको डिस्प्ले कराने के लिए बोला गया है। फिर लिखेंगे फ्रॉम कस्टमर, कौन सी टेबल है, कस्टमर वाली टेबल। और इसके बाद में आप लगा देंगे ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए यूज होता है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे लिख दिया है सी नेम, क्योंकि इन्होंने बोला है कि किसके अकॉर्डिंग जो है असेंडिंग ऑर्डर में करो, सी नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में करो। तो इस तरीके से ये जो है आपकी क्वेरी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, और इसमें बोला है कि रोहित जो है वो क्या है, पाइथन प्रोग्रामर है, और उसने जो है यहाँ पे कोड लिखा है किसको क्रिएट करने के लिए, बाइनरी फाइल को क्रिएट करने के लिए जो है उसने कोड लिखा है। और बाइनरी फाइल का नाम भी बता रखा है कि student.dat के नाम से बाइनरी फाइल है। और यहाँ पे इस बाइनरी फाइल में क्या है, रोल नंबर, एस नेम और एस मार्क्स हैं। मतलब कि स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है और स्टूडेंट के मार्क्स हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं द फाइल कंटेनिंग 10 रिकॉर्ड, इसके अंदर क्या है, 10 रिकॉर्ड है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब जो है उसे क्या करना है, रोल नंबर को एंटर करके जो है जो मार्क्स हैं उनको अपडेट करना है। और जो मार्क्स अपडेट हो वो क्या हो, जो फाइल है उसमें जो है आपके राइट हो जाएं। और कौन सी फाइल में राइट हो, temp.dat के नाम से एक फाइल है जिसमें कि ये राइट हो जाएं। फिर यहाँ पे बोला है कि जो रिकॉर्ड अपडेट नहीं होंगे उनको भी जो है आपको राइट करना है temp वाली फाइल में। तो इस तरीके से काम करना है। और इसके बाद में यहाँ पे बोला है कि मान लीजिए जो रोल नंबर एंटर करता है यूजर, अगर वो नहीं मिलता है तो उसके हिसाब से जो है वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे कोड की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से कोड लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है और स्टेटमेंट 4 है। तो यहाँ पे इस तरीके से 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, मतलब कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस दे रखे हैं। तो इनको जो है कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे इनको कंप्लीट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, मतलब कि क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ बोला है विच मॉड्यूल शुड बी इम्पोर्टेड इन द प्रोग्राम। पहले स्टेटमेंट में तो यही पूछ लिया है कि कौन सा मॉड्यूल जो है यहाँ पे इम्पोर्ट होगा, मतलब कि यहाँ पे कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट होगा। तो बाइनरी फाइल पे यहाँ पे वर्क किया जा रहा है, तो कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट होगा, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा पिकल मॉड्यूल। तो इसका आंसर हो जाएगा पिकल मॉड्यूल। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसका आंसर हो गया पिकल मॉड्यूल। फिर यहाँ पे जो है सेकंड वाले में पूछा है राइट द करेक्ट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन
टेम्परेरी फाइल नेम temp.dat फॉर राइटिंग अपडेटेड डेटा। मतलब कि जो स्टेटमेंट 2 है, यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट लिखना है उस फाइल को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आप इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पे कोई भी फाइल ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसके बाद में ओपन फंक्शन लगा के इस तरीके से फाइल का नेम यहाँ पे डाल देंगे और उसको ओपन कर लेंगे राइट मोड में, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है डेटा को राइट करना है। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे सेकंड वाला स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं स्टेटमेंट 3 और 4 की। तो यहाँ पे बोला है विच स्टेटमेंट शुड रोहित फिल इन स्टेटमेंट 3 टू रीड द डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल। मतलब कि यहाँ गलती से जो है रिकॉर्ड लिख गया है, यहाँ पे स्टूडेंट आएगा तो स्टूडेंट वाली फाइल में से जो है डेटा को रीड करने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। और स्टेटमेंट 4 में जो है डेटा को राइट करने के लिए टेम्प वाली फाइल में उसे क्या स्टेटमेंट लिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, पहले वाले में अगर हम बात करें मतलब कि थर्ड वाले स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर रहेगा पिकल डॉट लोड। मतलब कि यहाँ पे जो है लोड मेथड रहेगा, क्योंकि डेटा को जो है रीड करा जाएगा तो लोड मेथड लग जाएगा। और फोर्थ वाले की अगर हम बात करें तो वहाँ लग जाएगा डम मेथड। डम मेथड की हेल्प से आप क्या करेंगे, डेटा को वहाँ पर राइट कर देंगे। तो इस तरीके जो ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट करना है वो आ जाएगा और उसके बाद में आप फाइल ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो ये काम जो है आप यहाँ पे कर देंगे तो इस तरीके से स्टेटमेंट 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो हमने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस कर लिया है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एक तरीके से पूरा मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करा दिया है। और जिन बच्चों के भी अगर प्री बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन पेपर हो सकता है, और साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो अच्छे से जो है इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि जो है आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को करने की आदत पड़ जाए। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।